For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. तो लेक्चर नंबर 10 आज हम EIS का चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे। चैप्टर 1 का नाम क्या है? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, चलो रिवीजन शुरू करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जो देख रहे हैं बेटा, आपने रिवीजन कर लिया होगा। मतलब रिवीजन इन द सेंस आपने एक बार खुद से पढ़ रखा होगा। अगर आपने खुद से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये रिवीजन आपको हेल्प करेगा। और अगर आपने खुद से नहीं पढ़ रखा तो इसी वीडियो के नीचे ना लिंक में डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, एक 2 घंटे की रिवीजन वीडियो है इसी चैप्टर की। वो थोड़ा ओल्ड वर्जन है, थोड़ा नया वर्जन है। मतलब इस वीडियो और उस वीडियो में 2 साल का गैप आ गया, बट चैप्टर 1 में ऐसा मेजरली कोई कॉन्सेप्ट चेंजेस नहीं है। ठीक है, सब कुछ सेम सेम सा है। तो वो वाली वीडियो भी आपको हेल्प कर सकती है, तो वो देख लेना अगर एक बार भी रिवाइज नहीं किया तो। अदरवाइज रिवाइज किया तो आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आएगा। आओ, चैप्टर 1 EIS का नाम है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। अगर मेजर तौर पे देखा जाए तो ये चैप्टर 7 पार्ट में बट जाता है ना? याद है आपको वो 7 पार्ट कौन कौन से थे? एक तो इसमें सिर्फ जिसमें हम बात करेंगे किसकी, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या है, एंड उसी के अंदर हम पढ़ते हैं BPA, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। इसका जो दूसरा पार्ट है वो सिर्फ बात करता है रिस्क में, कि रिस्क से रिलेटेड टर्म्स क्या होती हैं, रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के रिस्क पढ़े थे, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, डेटा रिस्क। फिर हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ी है 4 T's, जो किसी जमाने में 5 T's थी। इसके अलावा हम इसमें ERM पढ़ते हैं। फिर एक छोटा सा टॉपिक है जो सिर्फ कंट्रोल्स के बारे में बात करता है, और मेजरली यहाँ पे 2 टॉपिक्स जो मेन है वो ये है, एक तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड जो दूसरा टॉपिक है वो है कि IT कंट्रोल कितने टाइप के हो सकते हैं। एक ITGS हो सकता है और एक एप्लीकेशन कंट्रोल होता है। इसके अलावा इसमें एक SA 315 भी है, जो बताता है कि कंट्रोल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन वो जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट ऑलरेडी हम कहाँ पढ़ चुके हैं, ERM के फ्रेमवर्क में। ERM में 8 पढ़ेंगे, SA 315 में 5 पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आज के रिवीजन में इस पार्ट को कवर अप नहीं करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें रिस्क एंड कंट्रोल पढ़ने इंडिविजुअल बिजनेस प्रोसेस के, ये आज के रिवीजन में कवर्ड नहीं होगा। एंड इसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, जिसमें हमने क्या पढ़े, सेक्शन 134, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि आपको, हम ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हमने इंटरनल कंट्रोल मैनेज किया है। एंड 143 में ऑडिटर कहते हैं कि हाँ, इन्होंने जो कहा है वो एडिक्वेट मात्रा में कंट्रोल मैनेज किए गए हैं। इसके अलावा IT एक्ट पढ़ते हैं, उसमें कुछ सेक्शंस पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि IT एक्ट कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचा रहा है। डिजिटल सिग्नेचर आ गया, कंपनी अब E-फॉर्म्स भर सकती हैं, एंड सो ऑन। एंड लास्ट में है एक फ्लो चार्ट, ये भी आज के रिवीजन में कवर नहीं होगा। तो आज के रिवीजन में 2 पार्ट कवर नहीं होंगे, फ्लो चार्ट और रिस्क एंड कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, ये चैप्टर कितने पार्ट में बटा हुआ है? टोटल 6 पार्ट में। सॉरी, मैं से 7 बोला था मैं, 6 पार्ट। पहला पार्ट ERM, ओ सॉरी BPA बड़ा बड़ा, दूसरा रिस्क रिलेटेड टर्म्स, तीसरा कंट्रोल इनहेरेंट लिमिटेशन ITGS और एप्लीकेशन कंट्रोल, चौथा रिस्क, ये आज हम नहीं समझेंगे। रेगुलेटरी कंप्लायंस, लॉस के बारे में ये आज हम पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट, उसकी थ्योरी, ये आज हम नहीं देखेंगे। तो आओ आज की क्लास शुरू करते हैं चैप्टर 1 ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस के साथ। तो सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन EIS। चैप्टर का ही नाम आ गया, बुक का ही नाम हो गया। बुक का नाम क्या है? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कहते हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? तो हम कहते हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ भी नहीं, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो एंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहा है। यानी एक डिपार्टमेंट सिर्फ अकाउंट्स फंक्शन के लिए काम कर रहा है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट सेल्स के लिए काम कर रहा है, या एज अ होल होलिस्टिक व्यू पूरी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, पूरी की पूरी कंपनी का सॉफ्टवेयर है। तो व्हाट इज ERM? आपने इतना सा याद करना है और इतना तो एग्जाम में लिख के ही आना है। व्हाट इज ERM? ERM किसी भी काइंड का क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और ऑब्वियस ही बात है, ERM एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो आज के टाइम पे सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें किसके बोलते हैं? कंप्यूटर को। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कुछ भी ऐसा सिस्टम जो हमें इंफॉर्मेशन दे सके। और आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन जनरेशन, इंफॉर्मेशन को जनरेट करना सबसे आसान किस पे है? कंप्यूटर के माध्यम से। तो व्हाट इज EIS? एक EIS क्या है? एक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो क्या कर रहा है? इंप्रूव कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है, कंप्यूटर की वजह से क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहे हैं किसके? फंक्शंस। फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सेल्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, सो ऑन। तो इन सब के जो बिजनेस फंक्शंस हैं वो क्या हो रहे हैं? इंप्रूव हो रहे हैं। और EIS है तो एक डिपार्टमेंट के लिए, पूरी कंपनी के लिए, यानी सारे के सारे डिपार्टमेंट इस सॉफ्टवेयर में क्या हो गए होंगे? इंटीग्रेट हो गए होंगे, जुड़ गए होंगे।
तो ईआईएस क्या करता है, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो हमें क्या करता है, जो इंटीग्रेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस। एंड डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस क्या होते हैं, ओटीसी, पी2पी, फिक्स एसेट्स, एचआरएम, ईडीसी। तो क्या याद रखना है, बोलेंगे साथ साथ। व्हाट इज ईआईएस? ईआईएस एक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंप्रूव कर रहा है फंक्शंस को, किसको, एंटरप्राइज बिजनेस फंक्शन को, उनको आपस में इंटीग्रेट करके। ईआईएस प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट एनेबल टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट देयर बिजनेस प्रोसेस, ताकि वो इफेक्टिव रॉबस्ट फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन में क्या लिख के आएंगे, बिजनेस प्रोसेस इज एन एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्टिविटी जो क्या कर रही है, जो अकम्प्लिश कर रही है, जो अचीव कर रही है, क्या, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ओटीसी बिजनेस प्रोसेस क्या अचीव कर रहा है, कस्टमर को सेल करने में। ओटीसी क्या है, ऑर्डर टू कैश। तो कस्टमर का ऑर्डर आता है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, याद है कुछ, हम उसे फिर पिक रिलीज करते हैं, फिर शिपिंग करते हैं, फिर इनवॉइस जाता है, वो सामान रिसीव करता है, पैसे मिलता है, रिकनसाइल करते हैं। तो एक सेल्स प्रोसेस है, ठीक है। तो उस सेल्स प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, बिजनेस का एक छोटा सा प्रोसेस। तो व्हाट इज प्रोसेस, एक एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्टिविटी दैट अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो अगर हम इसी के आगे मैनेजमेंट लगा दें तो तीन वर्ड आपके सामने आ जाएंगे, कौन कौन से, इफेक्टिवनेस हो जाओगे आप, एफिशिएंसी हो जाएगा और इकोनॉमिक हो जाओगे। एंड किसी भी चीज को मैनेज करना इज अ वन टाइम टास्क या 24/7 टास्क। तो 24/7 वर्किंग करेगा, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होगी किस तरीके से बिजनेस के सिस्टम को इंप्रूव किया जाए। मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ ही करेंगे ताकि प्रोसेस और बेहतर तरीके से वर्क करे। हाँ हाँ। की कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी बिजनेस प्रोसेस के, तो पहला तो ये कि सबसे पहले हम विजन बनाएंगे, मिशन बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद हम 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 मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि हमें हमें किस तरीके से उसको काम करवाना है। यानी मैनेजमेंट क्या करेगा, मेजर करेगा, मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, किनको, एक्टिविटीज को जो बिजनेस प्रोसीजर और सिस्टम्स के लिए जरूरी है। उसने तो सोच लिया, लेकिन अल्टीमेटली इसको अमली जामा कौन बनाएगा, अल्टीमेटली इंप्लीमेंट कौन करेगा, वो ऑपरेशनल प्रोसेस लाइक ओटीसी, पी2पी, फिक्स एसेट्स, एचआर, ये लोग अपना एक्चुअली में काम करेंगे। अगर मैनेजमेंट ने कह दिया, क्या कह दिया, कि हम डिसीजन ले रहे हैं, हमें अल्टीमेटली 20 करोड़ की टर्नओवर करनी है, तो अल्टीमेटली कौन करेगा वो टर्नओवर, कौन करेगा वो सेल, ओटीसी वाले लोग। तो ये डील करते हैं किसमें, कोर बिजनेस। एंड एक वर्ड आता है वैल्यू चेन। वैल्यू चेन आपने कहां पढ़ रखा है, एसएम चैप्टर नंबर 2 में, और नहीं पढ़ा तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है। डिलीवर करता है क्या, वैल्यू टू कस्टमर। अल्टीमेटली कस्टमर क्या दिखता है, आपको क्या दिखता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं या मैं कैसा नहीं पढ़ाता, उस बेसिस पे आप जज करते हो आईजीपी को। बट आईजीपी आप तक क्लास पहुंचा रहा है, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस बीच टेक्निकल टीम बैठी हुई है, इस बीच काउंसलिंग टीम बैठी हुई है जो बच्चे को काउंसलर करके कहती है कि हाँ कोचिंग लो, टेक्निकल टीम बैठी हुई है जो ये पूरी मेहनत करती है कि जो क्लास आप तक पहुंच रही है संपूर्ण तरीके से पहुंच सके, इसमें कोई मेल फंक्शनिंग ना हो। तो ये चीज अगर बैक में काम करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग प्रोसेस। तो बैक बैक करती है किसको, कोर प्रोसेस। और कोर प्रोसेस क्या है, ऑपरेशनल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग, एचआरएम डू नॉट प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर डायरेक्टली, बट अल्टीमेटली तो प्रोवाइड कर ही रही हैं। अगर सही एम्प्लॉय सही जगह पे नहीं होगा तो फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज करें क्या क्या पढ़ा हमने। ईआईएस फुल फॉर्म डेफिनेशन क्या है, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है किसको, फंक्शंस को, किसके, एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस को, कैसे, जोड़ के, इंटीग्रेट करके। तो ईआईएस प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट हो रही है और कोऑर्डिनेट कर पा रही है अपने बिजनेस प्रोसेस और रॉबस्ट फाउंडेशन। बिजनेस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो गई, एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्टिविटी जो अकम्प्लिश कर रही है स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी के आगे मैनेजमेंट लग जाएंगे तो हेल्प मिल जाएगी, इसी बिजनेस प्रोसेस को हेल्प मिल जाएगी और वो अचीव कर पाएगा इफेक्टिव, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक। ये वन टाइम टास्क है, 24/7 टास्क है। और मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है, सिस्टमैटिक अप्रोच। और मैनेजमेंट से ऑब्वियसली बात है मैं प्रोसेस इंप्रूव होंगे। की कंपोनेंट्स क्या है बिजनेस प्रोसेस के, चार। पहला विजन, स्ट्रेटेजी, बिजनेस मैनेजमेंट। दूसरा ऑपरेशनल। तीसरा सपोर्ट। एंड चौथा मैनेजमेंट। आओ अब मेन मुद्दों पे आते हैं जिनसे क्वेश्चन जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। तो कोई आपसे पूछे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखो, तो जितना लिख सकते हो लिख लेना एग्जाम में बुक से पढ़ के, लेकिन इतना तो जरूर लिख के आना। और अगर कुछ भी लिख रहे हो तो उसको हाईलाइट करके जरूर आना। क्या लिख के लाएंगे आप, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है, एक
एक स्ट्रेटेजी है जो क्या करती है, ऑटोमेट कर देती है बिजनेस के प्रोसेस को, सो एज टू ब्रिंग आ सके क्या, बेनिफिट टू द एंटरप्राइज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम, एफर्ट। हाँ, टैली क्या है, बीपीए, बिजनेस के प्रोसेस को क्या कर दिया हमने। एटीएम क्या है, बीपीए। एटीएम एक स्ट्रेटेजी थी कि भाई हम एटीएम लाएंगे और इससे फायदा क्या होगा कि पहले इंसान को पैसा लेने में क्या करना पड़ता था, बैंक जाना पड़ता था, एक बंदा कुछ दिखता था, फिर वो आगे पास करता था चेक, फिर वो कुछ और दिखता था, फिर वो आगे पास करता था, फिर वो कुछ और दिखता था, एंड इस प्रोसेस में 15 मिनट लग जाते थे। लेकिन आज के टाइम में एटीएम में जाते हैं, कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन डालते हैं और पैरेलली वो तीनों चीजें अपने आप चेक हो जाती हैं कि बैलेंस है कि नहीं है, कार्ड के पिन नंबर ठीक है कि नहीं ठीक है, इसको पैसा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और अल्टीमेटली आपके पास पैसा आ जाता है। थोड़ा फास्ट हो गया। टैली में अब सबको अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शुरुआत में एक एंट्री डालनी है, एंड बैलेंस शीट तक का सारा काम कौन कर रहा है, मशीन कर रही है। पहले एम्प्लॉय अटेंडेंस देने के लिए आता था तो क्या करना पड़ता था, मैनुअली साइन करता था, तो उसमें छेड़खानी हो सकती है। लेकिन अगर हम थंब इंप्रेशन मशीन लगा देंगे तो टाइम पे रिकॉर्डिंग होगी, कितने बजे आए उतने ही बजे रिकॉर्डिंग होगी, जबकि मैनुअली में ये सब मेंटेन नहीं हो सकता था। तो हम क्या लाए, बीपीए लाए, हमने उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। ऐसे ही एक आम इंसान नॉर्मल क्वेश्चन पूछता था, हाँ सर आपको कौन सी मूवी देखनी है, इसी में टाइम पास हो जाता था और दूसरा बंदा होल्ड पे होता था। तो हमने इस प्रोसेस को किस पे डाल दिया, बीपीए पे, ऑटोमेट कर दिया। अब आप जब भी कभी कॉल करेंगे, पहले मशीन आपसे बात करती है, कौन सा शो देखना चाहते हो, कितने बजे का, कहाँ पे, जो जनरल बातें हैं उसको बीपी पे डाल दिया, और जो कॉम्प्लेक्स बातें हैं, वो आज भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ही सॉल्व करेगा। तो व्हाट इज बीपीए, बीपीए एक स्ट्रेटेजी है, क्या है, जो क्या कर रही है, ऑटोमेट कर रही है, किसको ऑटोमेट कर रही है, बिजनेस के प्रोसेस को। एंड बिजनेस प्रोसेस क्या है, वही जो भी ऊपर देखे थे, क्या, बी टू पी, ओटीसी, यही प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस। हमने इस प्रोसेस को क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। इससे कंपनी को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, किस किस टर्म्स में, कॉस्ट कम हो गई, टाइम कम हो गया, एफर्ट कम हो गया। बीपीए क्या कर देता है, कहीं ना कहीं रिमूव कर देता है ह्यूमन एलिमेंट, जिसकी कैसे, बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टाइप के लोग या स्टैंडर्ड टाइप के प्रोसेस को वो रिमूव करके इंसान को वहां से हटा के मशीन पे ले आता है। बीपीए क्या है, बीपीए एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन है ऑफ एक्टिविटी एंड सर्विस, जो क्या अकम्प्लिश कर रही है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस या एक स्पेसिफिक फंक्शन। एक बार दोबारा को रिकॉल करेंगे, व्हाट इज बीपीए, बीपीए इज अ स्ट्रेटेजी, बीपीए इज अ स्ट्रेटेजी टू ऑटोमेट business process so as to bring benefits in terms of cost, time, effort। ये रिमूव कर देती है ह्यूमन एलिमेंट, क्या करके, ऑटोमेट करके। जनरली किस चीज को ऑटोमेट करते हैं, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं, जो स्टैंडर्ड है, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वहां से इंसान हटा देते हैं और मशीन पे डाल देते हैं। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड सर्विस, जो क्यों लगाई गई है, ताकि स्पेसिफिक फंक्शन का काम अचीव हो सके। अगर हम बोल रहे हैं बीपीए सक्सेस हासिल करेगा, तो बीपीए के सक्सेस हासिल करने के लिए चार बातें बड़े रेलेवेंट है, क्या क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस। जब भी आप ये शब्द लिखेंगे तो आपके समझ आना चाहिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी के आगे क्या लिखना है, किसी वही इंसान देख सकता है जिसके पास राइट टू सी का राइट है। इंटेग्रिटी, कौन छेड़खानी कर पाएगा, नो अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट, सिर्फ वो कर पाएगा जिसके पास अथॉरिटी है उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने की। डेटा जब चाहिए तब मिलेगा, और कब मिलेगा, तभी के तभी, तो उसे बोलते हैं टाइमलीनेस। अगर हम बीपीए के बेनिफिट्स की बात करें, तो अगर हम बीपीए ले आएंगे तो क्या बेनिफिट होगा सर, इंसान से गलती हो सकती है, शायद पूछते समय वो कोई क्वेश्चन मिस कर जाए, अरे बोलो हाँ, या फिर जनरल एंट्री टाइप, जनरल एंट्री के बाद लेजर टाइप करते समय, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते समय, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट बनाते समय क्या हो सकता है, कंपनसेशन एरर हो सकता है, 500 की जगह 5000 आ सकता है, लेकिन ये सारा काम मशीन करेगी तो कोई एरर। तो सर क्वालिटी मेंटेन हो गई पहली बात, तो यानी सबका डेटा एक ही तरीके से रिकॉर्ड होगा और कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा है इसके अंदर, इंश्योर हो जाएंगे क्या, कि एवरी एक्शन इज परफॉर्म्ड इन सेम मैनर एंड विद हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी से हम क्या समझते हैं कि जो एरर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म तो नहीं होते बट हाँ कम हो जाएंगे, टाइम सेव होगा। हाँ हाँ हाँ, तो इट रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ टास्क जो कि एम्प्लॉय परफॉर्म करते थे, तो बैंक में जाके 15 मिनट में पैसे मिलते थे, एटीएम में 1 मिनट में मिल जाता है, बिकॉज जो वो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं इंसान वो खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ पीपी, बिकॉज ऑफ एटीएम। इट, और ये एम्प्लॉय को क्या कर देता है, फ्री कर देता है, जिसकी वजह से वो कोई और एक्स्ट्रा काम करेंगे जिससे शायद कंपनी को कोई वैल्यू मिले। सर विजिबिलिटी हो जाती है बीपीए से, विजिबिलिटी से हम क्या समझते हैं,
हम प्रोसेस का स्टेटस जान पाएंगे। तो जब भी मैं विजिबिलिटी की बात करता हूं तो मैं जोमेटो के ऐप की बात करता हूं कि आप जोमेटो के ऐप पे देख सकते हो, आप ओला के ऐप पे देख सकते हो कि गाड़ी कहाँ थी और कहाँ तक चल के आ चुकी है। जोमेटो के ऐप पे आप देख सकते हो खाना बन के तैयार हो चुका है, खाना उठा के रमेश चल चुका है। तो आप एक एक प्रोसेस को, उसके स्टेटस को देख सकते हो। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, विजिबिलिटी। मैनुअली में ये सब समझ नहीं आता। सर सामान का है, सर भेज तो दिया, झूठ बोल रहा है, जबकि जोमेटो पे पल पल की खबर दिखेगी कि अभी तक सामान चला ही नहीं है। नेक्स्ट, इंप्रूव हो जाएगी क्या? तो अगर बीपी है तो इंश्योर करेगा कि जो काम हो रहा है वो स्मूथली एफिशिएंट मैनर में हो रहा है, और जो एरर्स थे भी वो क्या किए जा रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। अगर हम बीपीए पे काम करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन क्वालिटी कंसिस्टेंट होगी, तो इससे गवर्नेंस और रिलायबिलिटी बढ़ेगी क्या स्टेक होल्डर्स की? वो समझेंगे कि जो भी काम हो रहा है वो सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। इसमें इंटरनल कंट्रोल का काम बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? ऑडिटर्स का काम, बिकॉज काम अपने आप बेहतर तरीके से परफॉर्म हो रहा है। तो स्टेक होल्डर्स कैन रिलाय कर पाएंगे किस चीज के ऊपर, बिजनेस प्रोसेस को, ताकि वो ऑपरेट कर सके एंड ऑफर कर सके एक ऐसा प्रोसेस टू कस्टमर, और मेंटेन हो पाएगी इससे क्या, कंपैटिटिव एडवांटेज। एक के पास बीपीए, के पास बीपीए नहीं है, सब इसको अप्लाई करेंगे, सब इसको यूज करेंगे। रिड्यूस हो जाएगी क्या, टर्न अराउंड टाइम से हम क्या समझते हैं कि जो टाइम शुरू हुआ, काम शुरू हुआ और काम खत्म हुआ, ये जो टाइम पूरा लग रहा है एक पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ये जो टाइम है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इधर एंट्री की, बैलेंस शीट बन के तैयार है। और मैनुअली काम होता तो, सर अभी तो लेजर बना है, ट्रायल बैलेंस बनेगा सर, अभी तो ट्रायल बैलेंस बना, सर अभी तो बैलेंस शीट बनेगी, तो टाइम लगता है। लेकिन बीपीए से क्या हो गया, तो एलिमिनेट करता है अननेसेसरी टास्क एंड रीअलाइन करता है प्रोसेस स्टेप्स को, ताकि वो ऑप्टिमाइज कर सकें इंफॉर्मेशन यहां से वहां ले जाने में, प्रोडक्शन, सर्विसिंग, बिलिंग एंड कलेक्शन। एंड ऑटोमेटिकली, सिंपल सी बात है सर, बीपीए क्यों लाएंगे, एम्प्लॉय की सैलरी खत्म, एम्प्लॉय ही खत्म, बोलो हाँ, तो सर रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट एंड एकम्प्लिश हो पाएंगे ज्यादा बेहतर विद फ्यूअर रिसोर्सेस के साथ। अगर हम देखें तो बीपीए कहाँ कहाँ लगता है, जनरली बीपीए कहाँ सुटेबल है, कहाँ लगाना चाहिए, जहां पे एक ही टाइप का काम रिपीटेटिव मैनर में हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे लगना चाहिए जहां पे हाई वॉल्यूम में काम हो रहा है, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटीज में हमें डील करना है, और हम एक ही बंदा एम्प्लॉय है, तो या तो एम्प्लॉयज बढ़ाएंगे या फिर सामान को बीपीए पे ले आएंगे, ताकि मशीन सारा काम कर ले और इंसान का टाइम बचे। तो प्रोसेस कहाँ लगेगा, ये जो हाई वॉल्यूम ऑफ टास्क है या फिर रिपीटेड लेके, हर बार सबसे क्या क्वेश्चन पूछना है, सर कौन सी मूवी देखनी है, तो इस प्रोसेस को किस पे डाल दो। तो आपकी जो मेट्रो चलती है, क्या वो भी, जो उसकी अनाउंसमेंट होती है, क्या वो बीपीए? बाबा थोड़ी ना कोई बोलेगा अगला स्टेशन रामकृष्ण आश्रम मार्ग है, तो हमने इसको किस पे डाल दिया, मशीन पे डाल दिया कि ये सब काम कौन करेगा। और कभी कभी मेट्रो रैंडमली खराब हो जाती है, तो फिर वो जो आगे ड्राइवर होता है, पायलट होता है, वो कहता है सॉरी अगला स्टेशन यहीं पे है और मेट्रो अगले दिन अगले 1 घंटे तक नहीं चलेगी। ये कॉम्प्लेक्स चीज है, ये डेली नहीं होती, रिपीटेटिव नहीं होती, तो जो रिपीटेटिव नहीं होता उसको बीपी पे डाला नहीं जा सकता। पॉइंट नंबर 2, सर जहां पे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं काम को करने के लिए, जैसे बैलेंस शीट बनाने से, जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट बनाने में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, तो काम जल्दी होगा लेट होगा, इसको किस पे डाल दो, काम जल्दी हो जाएगा। तो जहां मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसी बैंक में एक ने क्या देखा, बैलेंस है कि नहीं है, दूसरे ने सिग्नेचर मैच किए, तीसरे ने एमआईएस चेक का नंबर मैच किया, तब जाके पेमेंट हो रही है। एटीएम ये सारे काम अपने आप कर लेता है। तो जो मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे वो खत्म करके हमने पीपीए लिया है। इट रिजल्टिंग वेटिंग टाइम दैट कैन लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, वो कम हो जाएगा अगर आप बीपीए ले आएंगे तो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, टाइम सेंसिटिव प्रोसेस, जहां पे टाइम बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा काम चाहिए, लाइक एयर टिकट बुकिंग, रेलवे बुकिंग, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना, फिजिकली शॉपिंग करना एंड फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना, तो ज्यादा आसान किस पे, फ्लिपकार्ट पे, बिकॉज आपको किसी लाइन में खड़े होने की जरूरत, आपको ट्रेन के लिए लाइन में खड़ी होनी पड़ेगी, तो ऑल ओवर इंडिया से लोग ट्रेन की टिकटें बुक करा रहे हैं, तो उसको बीपीए पे ले आओ, ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके। तो टाइम सेंसिटिव प्रोसेस में आपको क्या लिखना है, बीपीए रिजल्ट इन, इफेक्टिव कर देता है, स्ट्रीमलाइन मतलब इफेक्टिव कर देता है किसको, प्रोसेस को, एंड फास्टर क्या हो जाते हैं, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या, सर जहां पे आपको ऑडिटिंग करने की जरूरत है, जहां पे आपको कंप्लायंस चाहिए, जहां पे आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या क्या हुआ, क्या पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो बेहतर है उसके लिए किस पे काम करेंगे, बीपीए पे, बिकॉज बीपीए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखता है, हर जगह टाइम स्टैम्प लगा के रखता है, आप एक एक
इंफॉर्मेशन की पल पल की खबरें वहां पे ले सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, प्रोसेस हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अदर प्रोसेस एंड अदर सिस्टम, जहां पे एक प्रोसेस का डेटा कहीं ना कहीं दूसरे प्रोसेस के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्स वालों को ये जानना है कि प्रोडक्शन कितना हो गया, प्रोडक्शन वालों को जानना है कि रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, तो इन सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा और ये मैनुअली नहीं जुड़ सकता। ये किसके थ्रू जुड़ पाएगा, पीपी के द्वारा। सर बैलेंस शीट बननी है, बैलेंस शीट किस पे डिपेंड करती है, ट्रायल बैलेंस पे, ट्रायल बैलेंस किस पे डिपेंड करता है, लेजर पे, लेजर किस पे डिपेंड करते हैं, जॉइंटी पे। तो इन सबको आपस में जोड़ देते हैं और बीपी पे ले आते हैं। तो बीपी कहाँ कहाँ जनरली लाया जाता है, तो जो रिपीटेटिव किस्म के टास्क हैं या जहाँ पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हैं। दूसरा, जहां मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तीसरा, जहां टाइम सेंसिटिव प्रोसेस चाहिए। चौथा, जहां पे हमें ऑडिटिंग या कंप्लायंस की जरूरत है, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एंड जहां पे एक प्रोसेस का काम किसी दूसरे प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो जोड़ के बीपी पे ले आओ। ठीक है, आई बात समझ? तो क्या आपका जो सेंसेक्स है वो बीपी पे है? क्योंकि वो क्या है, हाई वॉल्यूम ऑफ। और क्या वहां पे एक 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 शेयर के दाम के इफेक्ट होने से क्या पूरी वैल्यूएशन में फर्क पड़ता है? इसलिए भी बीपीए को क्यों नहीं लाना, मतलब बीपीए को लाने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सर बीपीए सिर्फ तब काम कर सकता है जब आपका प्रोसेस क्लियर हो कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। जहां प्रोसेस ही क्लियर नहीं है वहां बीपीए काम, तो बीपीए ऑटोमेट नहीं कर पाएगा किसको, रिडंडेंट प्रोसेस को। यानी कि जहां पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है या जहां डुप्लीकेसी रिक्वायरमेंट ही रिक्वायरमेंट है, वहां पे बीपीए काम नहीं कर सकता। तो टास्क दैट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ टेसिट, यानी जहां पे ज्यादा दिमाग लगता है, ऑपरेशन करना है आपका, बी पे नहीं लग सकता। सब्जेक्टिव कॉपी चेक करनी है, मशीन नहीं कर सकती। तो जहां पे दिमाग वाला काम है, जो कॉम्प्लेक्स वाला काम है, वहां पे बीपीए काम नहीं कर सकता। इसके अलावा बीपीए कहाँ काम नहीं कर सकता, जिसके प्रोसेस कैसे कॉम्प्लेक्स, यानी इट रिक्वायर्ड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग बिजनेस प्रोसेस टू डेवलप एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। और अगर आपके पास प्रोसेस का नक्शा ही नहीं है तो आप उसको बीपीए में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, स्टाफ क्या रेसिस्ट कर सकते हैं? दोस्तों हम बीपीए लाएंगे, इससे तुम्हारी जॉब जाएगी। कौन सा एम्प्लॉय है जो ऐसी मशीन लाने देगा? तो स्टाफ हमेशा क्या करने वाले हैं, रेसिस्ट। और कहीं ना कहीं अब आप यहाँ परेशान हो सकते हो और क्या बोल सकते हो, सर ऊपर तो आपने बेनिफिट में क्या पढ़ाया था, वो किस सेंस में पढ़ाया गया है कि एम्प्लॉय कॉस्ट बचेगी। और यहाँ हम किस पेन से बात कर रहे हैं कि एक बार एटीएम लाओगे तो एटीएम को इम्प्लीमेंट करने का खर्चा तो आएगा, हम इंप्रेशन मशीन लगाओगे तो उसको लगाने का खर्चा तो आएगा। तो यहाँ पे ऐसा ले लिया कि बीपीए इसलिए लोग नहीं लाते बिकॉज पैसा कम है, बजट कम है और खर्चा ज्यादा है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी है। इट मे बी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम एंड स्पेशल स्किल्स भी चाहिए आपको बीपीए लगाने के लिए। तो ये हम स्टेप्स में पढ़ते हैं कि बीपीए हम खुद लगाते हैं या बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को बुलाते हैं। बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को बुलाते हैं जो हमें बताता है कि बीपीए अगर लगाना है तो ऐसे ऐसे लगेगा, इतना खर्चा आएगा। इसके बेसिस पे हम आरओआई कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं अब तक हमने बीपीए में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बीपीए की पहली डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन, बीपीए एक स्ट्रेटेजी है जो ऑटोमेट करती है बिजनेस के प्रोसेस को, जिससे बेनिफिट आते हैं एंटरप्राइज को इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम, एफर्ट। बीपीए 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 रिमूव कर देती है ह्यूमन एलिमेंट, कहां से, ऑटोमेट करके। कौन से टास्क, जो रिपीटेटिव किस्म के हैं, जो स्टैंडर्ड तरीके से हैं। बीपीए टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज और सर्विसेज जो क्या अकम्प्लिश कर रही है, स्पेसिफिक फंक्शन। बीपीए अगर लाना है तो वो सक्सेस सिर्फ तभी हासिल करेगा जब बीपीए के अंदर 4 चीजें होंगी। पहला, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिर्फ वही देख पाए जिसको देखने का अधिकार है। दूसरा, इंटेग्रिटी, सिर्फ वही उसमें अमेंडमेंट कर पाए जिसको अमेंडमेंट करने का अधिकार है। जब आप इंफॉर्मेशन मांगो एटीएम से तभी के तभी दे दे, तो टाइमलीनेस भी होनी चाहिए। अगर हम बीपीए की बात कर रहे हैं तो बीपीए में बेनिफिट्स क्या होंगे, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, टाइम सेविंग, विजिबिलिटी, इंप्रूव ऑपरेशन एफिशिएंसी, गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी, रिड्यूस हो जाएगा टाइम टू टेक अ प्रोसेस, वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। एंड रिड्यूस कॉस्ट। बीपीए कहाँ कहाँ लगना चाहिए, हाई वॉल्यूम टास्क है, रिपीटिव टास्क है, या मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है, टाइम सेंसिटिव प्रोसेस है, या फिर आपको नीड है कंप्लायंस या ऑडिट को ट्रेल करने की, पकड़ने की, या फिर एक ऐसा प्रोसेस जो दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ठीक है, उसका इंपैक्ट पड़ता है उस पर, तो वहां पे बीपीए लाना चाहिए। बीपीए क्यों नहीं आ पाता, दिमागी नॉलेज चाहिए, जो दिमागी नॉलेज पे डिपेंड करती है चीजें, जो हम कागज पे नहीं लिख सकते, जिसका कागज पे प्रोसेस नहीं बन सकता, वो बीपीए वहां पे नहीं लग पाएगा। तो बी एट ऑटोमेटिंग रिडंडेंट प्रोसेस। दूसरा, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वहां पे नहीं लग पाएगा। तीसरा,
जहां स्टाफ रेसिस्ट करेंगे वहां बीपीए नहीं लग पाएगा, और जहां पे कंपनी के पास बजट ही नहीं है बीपीए लाने का वहां भी बीपीए नहीं ला पाएगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट का इशू रहेगा। अगर हम बीपीए लाना चाहते हैं तो बीपीए लाने के स्टेप्स क्या क्या? सबसे पहला स्टेप है हम ये जाने कि बीपीए लाना क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस लिख के आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये जानना चाहते हैं कि भाई पेमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। सर मैनुअल प्रोसेस की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। सर कलेक्ट जो पैसा लेने वाला जो प्रोसेस है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, ऑटोमेट कर दो। जिसका पैसा नहीं मिल रहा 3 महीने तक, उसके पास रिमाइंडर मैसेज पहुंच जाना चाहिए, हम भाई बार बार कॉल करने की जरूरत, तो ऑटोमेट कर रहे हैं हम इस चीज को। या फिर कस्टमर सर्विस पुअर है, सर कस्टमर एक कस्टमर के एग्जीक्यूटिव एक ही बंदे से बात करता रहता है, बाकी लोग क्या बोलते हैं कि हमारी कोई तो सॉल्व ही नहीं हो रही, तो चैटबॉट लगा दो या फिर रिकॉर्डेड मशीन लगा दो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेगी, ऐसा है एक दबाएं, ऐसा है दो दबाएं, ताकि आधी दिक्कत तो कहाँ खत्म हो जाए, उस मशीन से। और जो कॉम्प्लेक्स है वो फिर कस्टमर एग्जीक्यूटिव तक जाएगा, तो ये फायदा हो जाएगा। तो पहले तो ये जानो कि आपको बीपीए में प्रॉब्लम क्या है। तो हेडिंग क्या बनी? डिफाइन व्हाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट बीपीए। इसके बाद जब आप बीपीए लाओगे, अगर आपको एटीएम मशीन भी लानी है तो क्या आपको आरबीआई की गाइडलाइन समझनी पड़ेगी? आरबीआई ने बोला कि एटीएम से एक इंसान एक दिन में 20,000 रुपए निकाल सकता है, जबकि चेक से कितना भी निकाल सकता था, बोलो हाँ। तो अगर आप एटीएम मशीन लगा रहे हैं तो एटीएम मशीन बनाते समय उस प्रोसेस का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक दिन में 20,000 निकाले, बिकॉज आरबीआई की गाइडलाइंस को फुलफिल करना है। अगर उसने 30,000 निकाल दिए तो आरबीआई उसको पनिशमेंट लगा देगी। तो आपको बीपीए लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से वो रेगुलेशंस हैं जो आपको कंप्लाई करने। हाँ हाँ हाँ। पॉइंट नंबर 2 हेडिंग क्या है? अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन विच वी नीड्स टू कंप्लाई विद। पॉइंट नंबर 3, अब आप इस बिजनेस प्रोसेस को क्या करेंगे? आप बीपीए पे लाना चाह रहे हैं ना, आप इसको मशीनीकरण करवाना चाह रहे हैं, तो आपको उस मशीनीकरण करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा कि भाई इतना प्रोसेस ऐसे, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे। भाई कोई इंसान मैनुअल बेसिस पे 9 बजे का ऑफिस टाइम है, 9:05 पे आ रहा है, तो उसने कुछ गलत काम नहीं किया। लेकिन मशीन को अगर हम सेटिंग्स दे देंगे कि 9 बजे नहीं आया तो एम्प्लॉय की छुट्टी, आज उसका हाफ डे कर दो, तो एम्प्लॉय तो गुस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि क्या वो एम्प्लॉय लगातार 6 दिन 9 बजे के बाद, बिकॉज कभी तो ऐसा भी हुआ है ना कि वो 8:55 पे भी आया, तो अगर वो लगातार 6 दिन 9 के बाद आया, तो उसका हाफ डे लगाना। एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, 5वें दिन 8:55 पे आ गया, मत लगाना उसका हाफ डे। तो ये मशीन को हमने क्या करना पड़ेगा? एक डिजाइनिंग देनी पड़ेगी कि इस तरीके से आपको बीपीए को इंप्लीमेंट करना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट द प्रोसेसेस विच वी विश टू। और डॉक्यूमेंट करके हमें क्या मिलेगी? क्लैरिटी कि प्रोसेस कैसा बनेगा। इसके अलावा हम ये जान पाएंगे कहाँ कहाँ पे इनइफेक्टिवनेस है, बॉटलनेक है, और कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो दैट उसके हिसाब से हम डिजाइन कर सकें प्रोसेस को और फोकस कर सकें कि किस तरीके का ऑटोमेशन हमें चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अगर बीपीए लाएंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए। क्या क्या? बुक में लिखा हुआ है स्मार्ट। एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अटेनेबल, अटेनेबल मतलब अचीवेबल, आर मतलब रेलेवेंट, और टी मतलब टाइम बाउंड। इसके अलावा आप जब बीपीए लाना चाहते हैं तो खुद से तो ला नहीं पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? एक बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि बीपीए लाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, या बीपीए लाके कितना खर्चा हो सकता है। तो पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कंसल्टेंट ढूंढे, और कंसल्टेंट ढूंढने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कंसल्टेंट ढूंढने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसल्टेंट के पास एक्सपर्टीज है भी या नहीं है, एक्सपीरियंस है भी या नहीं है, एंड क्या कंसल्टेंट कैपेबल है उस प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, उस प्रोसेस को हमें समझाने में। जब वो समझा देगा तो हम कैलकुलेट करेंगे क्या कि बीपीए लाने पे इतना खर्चा है, इतना खर्चे से क्या फायदा होगा कंपनी को, और फायदे कैसे कैसे हो सकते हैं, वो यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है इसे ने, प्लीज 6-7 याद करके जाना। जैसे क्या? कॉस्ट सेविंग हो रही है, बीपी के लाने से ऑडिट और लॉट सूट के जो पंगे होते थे, जैसे भी हुआ था ना, अभी लेटेस्ट आप ऑडिट में सुन रहे होगे कि एक बिग फोर फर्म ने बाइजू के ऊपर कुछ पंगे कर दिए कि मैं तुम्हारा ऑडिट, तो ऑडिट करना पड़ता है, बिकॉज बाइजू का काम प्रॉपरली बीपीए पे नहीं होगा। अगर बीपीए पे होता तो हर काम की इफेक्टिव कंट्रोल्स होते तो पंगे नहीं होते। तो अगर आपका काम बीपीए पे होगा तो गवर्नेंस और रिलायबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ऑडिटर और लॉ केसेस जो आपके ऊपर हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। कम होंगे नहीं, कभी कुछ नहीं होता। रिड्यूस वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? कलेक्ट कर पाओगे समय, सही टाइम पे सही इंसान से पैसा, जिससे आपकी कैश इंप्रूव होगी, आपको नए रेवेन्यू मिलेंगे पैसा कमाने के।
तो ये सब आपको क्या मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो हाँ बीपीए लगा दो, बीपीए लगाने से फायदा ही है, नुकसान नहीं है। जब एक बार सोच लिया बीपीए लगा दो, तो आपको बीपीए क्या करना है? डेवलप करना है। और जो बीपीए डेवलप करोगे वो किसको अचीव करना चाहिए? आपके ऑब्जेक्टिव को। अब बीपीए को डेवलप करना है तो उसे इंप्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने से पहले क्या करेंगे? टेस्ट। टेस्ट इज अ वन टाइम टास्क या इटरेटिव टास्क, कॉन्टिन्यूअस टास्क, ये बार बार होता रहेगा। और टेस्टिंग से फायदा क्या है? हमें एक रूम मिलता है कि हम बार बार क्या कर सकते हैं उसमें? इम्प्रूवमेंट, उसको लॉन्च करने से पहले। इससे हमें इंक्रीज होती है यूजर की अडॉप्शन। यानी हम अपने कंपनी के एम्प्लॉय से बोल रहे हैं हाँ भाई इसको चला के देखो, अच्छा लग रहा है, वो कैसे इसमें ये डिफेक्ट है, ओके ठीक है हम ठीक कर देंगे। तो एम्प्लॉय भी उस सॉफ्टवेयर के साथ यूजर फ्रेंडली हो जाता है। एंड अगर यूजर फ्रेंडली हो गया तो वो रेसिस्ट नहीं करेगा, चेंज के लिए हाँ ही करेगा, चेंज के लिए मना नहीं करेगा। तो बीपीए के 8 स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप, डिफाइन व्हाई वी नीड टू इंप्लीमेंट बीपीए। स्टेप नंबर 2, रूल्स अंडरस्टैंड करने, रूल्स एंड रेगुलेशन विच वी नीड्स टू कंप्लाई विद। थर्ड, डॉक्यूमेंट द प्रोसेसेस विच वी विश टू ऑटोमेट। ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करोगे? SMART। एंगेज करो किसको? बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को, वो कुछ खर्चे बताएगा अपने एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज के बेसिस पे। तो कैलकुलेट करेंगे ROI फॉर द प्रोजेक्ट, फिर डेवलप करेंगे और फिर उसको टेस्टिंग करके इंप्लीमेंट करवा देंगे। हाँ हाँ हाँ, एक बार दोबारा 8 स्टेप। पहला, व्हाई डू वी नीड टू इंप्लीमेंट बीपीए? अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन विच वी नीड्स टू कंप्लाई विद, document the processes which we wish to automate, rules and regulation which we needs to objective to be achieved. Smart. Next, engage business process consultant, calculate the ROI, development and testing. सर फिर कुछ रिस्क रिलेटेड टर्म्स आती हैं, सारी की सारी टर्म्स यहीं खत्म हो जाती है कि जब थ्रेट, थ्रेट क्या होता है? वायरस एक थ्रेट है। जब थ्रेट क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है, फायदा उठा रहा है किसका? वीकनेस का। तो व्हाट इज वीकनेस कंप्यूटर के अंदर? एंटीवायरस नहीं है। तो इट लीड्स टू, इससे क्या होगा? रिस्क जनरेट होगा, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर में काम नहीं कर पाएंगे। जो क्या कर सकता है? आपके एसेट्स को, आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, कंप्यूटर के अंदर रखे हुए डेटा को डैमेज कर सकता है। एंड एसेट हम किसको बोलते हैं? हर एसेट एसेट है। हम यहाँ पे उस चीज को एसेट बोलते हैं जो वैल्यूएबल है, जिसका कोई ऑल्टरनेट उपलब्ध नहीं है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो कंपनी सख्ते में आ सकती है। एंड एसेट खराब हो गई तो क्या होगा? एक्सपोजर हो जाएगा, जिसको हमें सेफगार्ड करना चाहिए काउंटर मेजर्स करके। एंड काउंटर मेजर्स को हम किस नाम से पढ़ते हैं बेटा? किस नाम से पढ़ते हैं? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। सीधे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पे आ गए। तो अगर आपको काउंटर मेजर करना है, आप चाहते हैं कि रिस्क कम हो जाए, तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 4। जो पहले कभी 5 होते थे, आईसी ने एक हटा दिया और कितने बोले? 4 है। पहला है टॉलरेट कर लो। तो टॉलरेट और ट्वीट में क्या अंतर है? ट्वीट में हम फिर भी कोई क्या बनाते हैं? कंट्रोल बनाते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि उसे प्रिवेंट किया जा सके। एंड टॉलरेट मतलब हम कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते। तो टॉलरेट को ही हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल रिस्क। एक ऐसा रिस्क है जो रहेगा ही रहेगा। मास्क पहन लो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो, हैंड सैनिटाइज भी कर लो, और क्या कर लें, उसके बाद भी कोरोना हो सकता है, ठीक है, वी आर रेडी टू टॉलरेट दिस। तो ये टॉलरेट इसमें जाएगा, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम उस रिस्क को। इसके अलावा हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। क्या? जैसे हमें किसी सप्लायर से इशू है, ये सप्लायर पंगा कर सकता है। हमें किसी टेक्नोलॉजी से इशू है, ये टेक्नोलॉजी खराब हो सकती है, तो हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ही नहीं, हम उस सप्लायर से सामान लेंगे ही नहीं। तो हो गया टर्मिनेट, खत्म ही कर दिया उस रिस्क को। सर ये भी तो हो सकता है कि आपकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, नुकसान ज्यादा हो जाए, कोई बात नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी कैपिटल डाइल्यूट कर देता हूँ और एक पार्टनर रख लेता हूँ, तो रिस्क भी कम हो गया लेकिन प्रॉफिट भी कम होगा। ऐसा करता हूँ कि मैं इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, तो बड़ा एक साथ लॉस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से कुछ कुछ पैसा तो जाएगा। तो ट्रांसफर द रिस्क कहते हैं उसको। तो अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं तो कितनी स्ट्रेटेजी? पहला टॉलरेट, टर्मिनेट, ट्रांसफर, इसी को और भी नामों से पुकारते हैं, एक्सेप्ट द रिस्क, एलिमिनेट द रिस्क, शेयर द रिस्क, मिटिगेट द रिस्क। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। सम रिस्क मे बी कंसीडर्ड वेरी माइनर बिकॉज देयर इम्पैक्ट आर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज वेरी लो। इन दिस केस कॉन्शियसली हम जानबूझ के एक्सेप्ट कर रहे हैं रिस्क एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज एप्रोप्रिएट, बट पीरियोडिकली ये बात ध्यान रखना क्या करना है उसको?
बार बार देखते रहना है कहीं ये रिस्क औकात से ऊपर, रिस्क एपेटाइट से ऊपर तो नहीं चला गया। पॉइंट नंबर 2 हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। इट इज पॉसिबल रिस्क इज टू बी एसोसिएटेड विद यूज ऑफ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सप्लायर वेंडर। तो आप इस रिस्क को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, उस टेक्नोलॉजी का ही यूज नहीं करेंगे, रिप्लेस कर दो उस टेक्नोलॉजी को, या फिर उस सप्लायर से हम सामान नहीं लेंगे, उस वेंडर से हम सामान नहीं लेंगे। तो हमने रिस्क क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। रिस्क मिटिगेशन अप्रोच कैन बी शेयर्ड बाय ट्रेडिंग partner as supplier. Risk also can be mitigated by transferring the cost of realized risk by an insurance provider. Insurance लेके भी हम उस रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड ट्रीट या मिटिगेट द रिस्क, इसका मतलब क्या है कि हम सुटेबल कंट्रोल्स लेंगे, डिवाइस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि वो रिस्क प्रिवेंट हो सके और जो उसके इफेक्ट आने थे वो मिनिमाइज हो सके। आई बात समझ? वापस ऊपर जा रहे हैं, तो रिस्क रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं? थ्रेट, ये कोई भी एक इवेंट है, कोई भी एक एंटिटी है, कोई भी एक एक्शन है जो जो क्या ढूंढ रहा है, जो वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? जहां इसको वल्नरेबिलिटी मिलेगी, अटैकर क्या करेगा, इस थ्रेट को वल्नरेबिलिटी के साथ मैच करवा देगा, सो दैट क्या हो, एसेट्स एक्सपोज हो जाए, रिस्क आ जाए। ठीक है, वल्नरेबिलिटी क्या, एक वीकनेस है सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो अलाउ कर रही है कि थ्रेट उसको हार्म कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। एक्सपोजर क्या, एक्सपोजर एक एक्सटेंट ऑफ लॉस है कि अगर एसेट पे रिस्क आ गया तो टोटलिटी में लॉस कितना होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एस। ये कब होगा, जब रिस्क क्या हो जाएगा, रिस्क मेटलाइज कब होगा, जब वल्नरेबिलिटी से कौन टकराएगा, थ्रेट। सर उसके बाद लाइक्लीहुड, मतलब रिस्क होने के चांसेस कितने हैं। आई बात समझ? अगर आप 10 में से 2 बार कोई ऐसी वेबसाइट खोलते हो जो कि सेफ सिक्योर नहीं है, तो रिस्क होने के चांसेस कितने हैं, 20%। तो उस 20% को हम क्या बोल रहे हैं, लाइक्लीहुड। नेक्स्ट, काउंटर मेजर, ये हमने अभी पढ़े। हम इस रिस्क से कैसे काउंटर कर सकते हैं, रिस्क को कैसे बच सकते हैं, टॉलरेट करके, टर्मिनेट करके, ट्रांसफर करके, ट्वीट करके। अटैक, अटैक एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा थ्रेट को वल्नरेबिलिटी से मैच कराया जाता है। एंड अटैक से होता क्या है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है सीआईए। सीआईए की पता है आपको फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। रिस्क एक इवेंट है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डेविएशंस होती हैं, किसमें, एक प्लान्ड ऑब्जेक्टिव में। तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क, तो क्या बोलना, रिस्क एक इवेंट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट हो जाते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट, इसी के आगे मैनेजमेंट लगा देंगे तो क्या, हम रिस्क को असेस करेंगे, स्टेप्स लेंगे ताकि उसको रिड्यूस करेंगे, ताकि उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लाया जा सके और उसको वहीं मेंटेन किया जा सके, वो उसके ऊपर ना आए। तो बिजनेस रिस्क, डेटा रिलेटेड रिस्क एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क, ये तीनों क्या है, ये रिस्क के टाइप्स हैं। तो एज पर चैप्टर 1 रिस्क कितने टाइप्स का हो सकता है, 3, बिजनेस रिस्क, डेटा रिस्क एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क। तो बिजनेस रिस्क क्या है सर, सर आईसीए ने बताया, आईसीआई ने बताया, तो हमें यही लिख के आने कि बिजनेस में ये सब रिस्क हो सकते हैं। पहला रिस्क क्या, स्ट्रेटेजी रिस्क, इसका मतलब हम अपना टारगेट, हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। स्ट्रेटेजी हमेशा क्यों बनती है, तो अचीव अ गोल। तो अगर हम अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे, मतलब वही स्ट्रेटेजी क्या कर गई, फेल कर गई। हमने सोचा था सर 20 लाख की सेल होगी, नहीं हुई, मतलब कौन सा रिस्क है। ये किस किस वजह से आ सकता है, कस्टमर का बिहेवियर चेंज होने की वजह से, सप्लाई का सामान टाइम पे ना आने की वजह से, गुडविल रेपुटेशन का लॉस होने की वजह से रिस्क आ सकता है। पॉइंट नंबर 2, इससे क्या हो रहा है, नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट हो रहे हैं, फॉरेक्स का रेट ऊपर नीचे हो गया, फाइनेंस रिस्क आ गया। नेक्स्ट, रेगुलेटरी रिस्क, ये रिस्क क्या क्रिएट कर रहे हैं, अभी पढ़ा था एग्जांपल कि अगर आप एटीएम में 20,000 रुपए निकालने की आरबीआई की गाइडलाइंस है, लेकिन कितना निकाल के दे रहा है, 30,000, तो बिजनेस को कौन सा रिस्क होगा, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी रिस्क, उसके ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट, ऑपरेशनल रिस्क, एम्प्लॉय काम करने नहीं आया आज, मशीन खराब हो गई, लेबर टर्नओवर ज्यादा हो रही है, एम्प्लॉय जॉब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे कंपनी का ऑपरेशन ढंग से काम, सेल्स इफेक्ट होगी, परचेज इफेक्ट होगी, एंड इस वजह से एक ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट होगा। नेक्स्ट इज हैजार्डस रिस्क, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा रिस्क जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लाइक टेररिस्ट अटैक, भूकंप, सुनामी, तो इसे हम बोलते हैं हैजार्डस रिस्क। और इन सबके बाद भी जो रह जाए उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। ठीक है, अ रिस्क रिमेन इवन आफ्टर द काउंटर मेजर्स आर एनालाइज्ड एंड इंप्लीमेंटेड इज टू बी कॉल्ड रेसिडुअल रिस्क। तो बिजनेस रिस्क कितने टाइप के हो गए, 6 टाइप के। पहला स्ट्रेटेजिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशन,
हैजार्डस और सर टेक्नोलॉजी कितने कितने रिस्क हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी से पहले इसको हो सकता है कि सर टेक्नोलॉजी का जो सर्वर है वही क्या हुआ पड़ा है, डाउन, और अगर आपको वो अनअवेलेबल होगा तो आप अपना क्लाइंट से कोई भी सर्वर को काम नहीं दे पाएंगे। दूसरा क्या इशू है सर? सर डे बाय डे डेली बेसिस पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। डेली बेसिस पे सॉफ्टवेयर कहता है कि आज मुझे अमेंड होना है बिकॉज नया एंटीवायरस आ गया है हमारे पास, आपके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया गया है। और बार बार अपग्रेड करना एक क्या है, एक चैलेंज है कि आपको बार बार नई चीजों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, और इतना पैसा लगाना बार बार चेंज करना इतना आसान टास्क नहीं है। उसके लिए कंपनी के पास एक्सपर्ट स्किल्स, एक्सपर्ट टाइप के लोग होने चाहिए। इसके अलावा मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, ये बैंक के पॉइंट से बात हो रहा है, ये पूरा का पूरा टॉपिक टेक्नोलॉजी कि बैंक अगर यूपीआई पे, एईपीएस पे, यूएसएसडी पे, एटीएम पे, नेट बैंकिंग पे, सब पे अवेलेबल होगा तो सॉफ्टवेयर बड़ा धांसू बनाना पड़ेगा। एंड मल्टीप्लिसिटी जगह पे अवेलेबल होने के लिए सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्स होना बड़ा लाजमी है, और उसको मैनेज कर पाना और एम्प्लॉय को हर टाइप का चीज आता हो ये भी बड़ा मुश्किल टास्क है। तो क्या कहता है, टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर यूज्ड फॉर सर्विस कुड इंक्लूड मल्टीपल डेटा प्लेटफॉर्म, एंड ये एक क्वाइट कॉम्प्लेक्स इशू है। ऑडिट करना भी आसान है, मुश्किल है। देखो आइडिया को बैंक का यूपीआई से ट्रांजेक्शन, एईपी से ट्रांजेक्शन, ई रूपी से ट्रांजेक्शन सब कुछ चेक करना पड़ेगा, और वो बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। डिफरेंट टाइप के अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो क्या डिफरेंट टाइप के रिस्क होंगे, यूपीआई का अलग रिस्क, एईपीएस का अलग रिस्क, एटीएम का अलग रिस्क, चेक का अलग रिस्क, और उन्हीं रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या आपको डिफरेंट टाइप के कंट्रोल सीखने पड़ेंगे। डिफरेंट टाइप के रिस्क, डिफरेंट टाइप के कंट्रोल, chaos, बहुत इशू होगा। इसके अलावा प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए बिजनेस के ऑब्जेक्टिव का किसके साथ, यानी आप जो भी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो किसके साथ मैच करके काम करे, लॉ के साथ, लॉ से अवरुद्ध ना जाए। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी लाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं किस पे, वेरियस वेंडर्स पे, उनसे आप काम आउटसोर्स कराते हैं। अगर सारा का सारा काम एक ही वेंडर करेगा, मतलब आपके पास हार्डवेयर, नेटवर्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सब एक ही कंपनी ने दिया है, तो रिस्क है क्योंकि आप उस पर पूरा डिपेंडेंट हो गए। और आप नेटवर्क अलग से ले रहे हो, हार्डवेयर अलग से ले रहे हो, सॉफ्टवेयर अलग से ले रहे हो, कंप्यूटर किसी और के, तो वो सब आपस में बोलेंगे भाई मैं इस नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करूंगा, भाई मैं सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करूंगा, वो भी एक रिस्क है। तो वेंडर रिलेटेड सर्विसेज में भी प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट वेंडर और में भी प्रोवाइडेड बाय सिंगल वेंडर, और दोनों ही कंडीशन हमारे लिए क्या है, हाई रिस्क लेके आते हैं। फुल्ली डिपेंड हो जाएंगे तो इशू, और काम को बांट देंगे तो वो आपस में सपोर्ट करेंगे, ये अपने आप में एक इशू है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था नो एसओडी, क्या लिखा होना चाहिए था, लेकिन बुक में क्या लिखा है, एसओडी। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर होंगी तो रिस्क, और अगर एसओडी नहीं हुआ, काम अगर नहीं बांटा तो रिस्क हो सकता है। पूरा का पूरा प्रोसेस का सारा काम, अगर एक पूरा प्रोसेस मल्टीपल एक्टिविटीज को लेके बैठा हुआ है कि आपने पहले लोन के डॉक्यूमेंट लिए फिर आपने ही लोन अप्रूव कर दिया, तो ये इंसान पंगा कर सकता है। तो काम क्या करो कि लोन के डॉक्यूमेंट कोई और ले और डॉक्यूमेंट लोन को सैंक्शन कोई और करे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, अगर ये नहीं होंगी तो ये एक रिस्क क्रिएट कर देगा। हाँ हाँ हाँ, पढ़ लो क्या लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन में है डिफरेंट डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद क्लियरली डिफाइंड रोल्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाई रिस्क एरिया सिंस अगर क्या होता है, एसओडी में कंफ्लिक्ट होता है, मे बी पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। पक्का। नेक्स्ट, एक्सटर्नल थ्रेट्स लीड टू साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर क्या लिख के आना है कि आज के टाइम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे कहीं पे भी अवेलेबल है। आज के टाइम में सिर्फ बैंक के अंदर ही थोड़ी ना है कंप्यूटर, मैं यहां से बैठे बैठे मोबाइल से पेमेंट कर सकता हूं, यानी इंटरनेट की सहायता से आप सर्वर में कहीं से भी घुस सकते हो। और जब कहीं से भी घुस सकते हो तो फिर हैकर के पास भी ऑप्शन खुल गए, उसे भी अब बैंक जाके चोरी नहीं करनी, वो भी कहीं से भी चोरी। तो क्या लिखना है इसके अंदर, इंफॉर्मेशन सिस्टम विच वाज अर्लियर एक्सेसिबल ओनली विद इन द कंपनी टू द एम्प्लॉय इज नाउ एक्सपोज्ड इज ओपन एक्सेस टू बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और ऐसा होगा तो रिस्क बढ़ जाएगा। हायर इंपैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल अनइंटेंशनल एक्ट ऑफ इंटरनल एम्प्लॉय। कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय से बोला तेरे कंप्यूटर में जो वो ऊपर दिखता है ना एक कोड, वो बता दे। इतना खतरनाक तो नहीं होगा, अरे नहीं नहीं यार वो नॉर्मल पूछ रहा हूँ बस, और उसने वो कोड बता दिया, वो कोड एक सोर्स कोड था जिससे चोरी करने में हमें क्या हो गई। तो एम्प्लॉय जानबूझ के भी डेटा बाहर लीक कर सकते हैं और अनजाने में भी कर सकता है। इसके अलावा एक नई टेक्निक आई है सोशल इंजीनियरिंग। इसमें क्या करते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उन्हें पार्टी में ले जाते हैं, उनके साथ दोस्ती करके बाद में कभी उनका फिर यूज करते हैं।
डेटा वहां से निकलवा लेते हैं। तो सोशलाइज करते हैं किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ, और एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए यूजफुल है, जो कि हम घुस के ले नहीं सकते थे। इसके अलावा आपको गवर्नेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको एडिक्वेट मात्रा में टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चाहिए, तभी आप एक टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से काम ला पाएंगे। एंड आपका बीसीपी काम करना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए जो बिजनेस को कंटिन्यू रख पाए। यानी अगर एक सर्वर खराब हो तो दूसरे सर्वर को हम काम को एक्टिवेट कर पाए। फिर से पढ़ेंगे क्या क्या पॉइंट है। अगर हम टेक्नोलॉजी लाते हैं तो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। पहला रिस्क डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फेलियर। दूसरा फ्रीक्वेंसी चेंजेस और ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे होंगे तो डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स चाहिए, और वो एक रिस्क है। जो प्रॉपर अलाइनमेंट हो एक टेक्नोलॉजी का किसके साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। डिपेंडेंसी किस पे, अगर हम सारा का सारा वेंडर पे डिपेंडेंट है तो दो रिस्क है। सब कुछ एक वेंडर से कराएंगे तो रिस्क, सब अलग अलग से कराएंगे तो भी रिस्क। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक्सटर्नल थ्रेट बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम, हाई इम्पैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, गवर्नेंस ज्यादा चाहिए, एडिक्वेट मात्रा में टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो सर्वर कोई भी हैक कर लेगा। एंड हमारी कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि बिजनेस का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो फेसबुक हमेशा क्यों चलता रहता है, इंस्टाग्राम हमेशा क्यों चलता रहता है, एक सर्वर खराब तो काम किसी दूसरे सर्वर से करवा देते हैं। ऐसा होना चाहिए। अरे बोलो हाँ। तो जो बच्चे आज छुट्टी में मार गए बिकॉज ऑफ रेनी डे, वो आज क्लास देख पाएंगे, आईजीपी के ऐप पे आ जाएगी, ये बात अलग है, उनका 50% यूए का इफेक्ट हो जाएगा, बट बैकअप तो लेके नेक्स्ट क्लास में आ सकते हैं। बोलो हाँ। नेक्स्ट डेटा रिलेटेड रिस्क। तो डेटा रिलेटेड रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। पहले कभी ये चैप्टर नंबर 3 में था, अभी कहाँ पे आ गया, चैप्टर 1 में। पहला क्या है, इसमें क्या मतलब होता है, हमने जो डेटा डाला और सिस्टम के अंदर जो गया, उसमें सिक्योरिटी आगे कोई चेक करती उससे पहले वो डेटा क्या हो चुका है, चेंज, उसे डेटा डीलिंग कहते हैं। बॉम्ब क्या होता है, आपने कोई कोड डाल दिया पहले से, वो टाइम आने पर या वो एक्टिविटी होने पर एक्सप्लोड होगा और आपको काम करने नहीं देगा। एग्जाम्पल ले रहा फ्राइडे 13 का, तो 13 तारीख है और फ्राइडे है, तो वो काम, तो जो जो एक्टिविटी के ऊपर ट्रिगर्ड किया गया या टाइम पे ट्रिगर्ड किया गया वो उसके अकॉर्डिंगली वैसे रिएक्ट करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब। क्या लिखा है, अ पीस ऑफ बैड कोड, तब बोलेंगे बेटा डेलिबरेटली प्लांटेड बाय अ इनसाइडर या सप्लायर ऑफ अ प्रोग्राम। तो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है कब, व्हेन द कंडीशन गेट फुलफिल, और लॉजिकल या टाइम बेस्ड हो सकता है। क्रिसमस कार्ड, ये किसके लिए बनाया गया था, आईबीएम कंपनी के सिस्टम को खराब करने के लिए, कि आप जिसको भी एक क्रिसमस ट्री भेजोगे, जैसे ही उसको टच करेगा उसका ईमेल जगह जगह कॉपी हो जाएगी और वो अपना काम फिनिश, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। इसके अलावा वॉर्म क्या होता है, ये जिस जिस कंप्यूटर को टच करेगा, जिस जिस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा, वहां वहां पे अपने बच्चे पैदा करेगा। ये बस क्या करता है, मेमोरी खाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लोज डाउन हो जाता है। राउंडिंग डाउन सलामी टेक, दोनों चीज सेम होती है, यानी एक बड़े अमाउंट में से एक छोटा सा पैसा स्लाइस कर लेते हैं। बट राउंडिंग डाउन और सलामी टेक में क्या अंतर होता है, राउंडिंग में फिगर 0.39 का 38 हो जाएगा, सलामी में 0.39 का 35 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो यहाँ पे स्लाइसिंग थोड़ी बड़ी होती है। ट्रैपडोर, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सॉफ्टवेयर डेवलपर ने क्या किया, एक सेपरेट डोर रखा, ताकि कल हमें फ्यूचर में सॉफ्टवेयर को चेंज करना हो, सॉफ्टवेयर को अमेंड करना हो तो हम कर सकते हैं। और अगर हैकर को वही डोर मिल गया तो वो उसी डोर से घुस के आपके सॉफ्टवेयर को हैक कर सकता है। एंड स्पूफिंग, एक मेन बंदा अपने बैंक से बात करना चाह रहा है, लेकिन बीच में एक बंदा है जो इसको कैसी फीलिंग दिला रहा है कि मैं तेरा बैंक हूं, और बैंक को कैसी फीलिंग दिला रहा है कि मैं एक्स हूं, और इसकी आइडेंटिटी यहां से उठा के बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करके इसका धोखा कर सकता है। तो इसे बोलते हैं क्या, स्पूफिंग। इसके अलावा हमने पढ़े थे एसिंक्रोनस अटैक। व्हाट इज एसिंक्रोनस अटैक, जब डेटा जिसने भेजा और डेटा जिसको रिसीव हुआ, इसमें क्या है, एक गैप है, एक कम्युनिकेशन गैप है, तो हम इस गैप का यूज करके भी डेटा के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, या डेटा से इंफॉर्मेशन गेन करके उसका मिसयूज कर सकते हैं। पहला डेटा लीकेज, मतलब एम्प्लॉय से बोला कि जो उसके कंप्यूटर में लिखा हुआ है वो मुझे लिख के दे दे, या वहां से एक सॉफ्ट कॉपी निकाल के दे दे, या पेन ड्राइव दे दे, मैं उस डेटा को अपने हिसाब से चेंज कर लूंगा। दूसरा, जो डेटा इस कंप्यूटर से कंप्यूटर बी के पास जा रहा है उसको सुन लूंगा
और उसके हिसाब से अपना डेटा चेंज कर लूंगा, अपना करूंगा, उसका नहीं कर रहा। लेकिन अपना मैं डेटा ऑलरेडी भेज चुका हूँ। सपोज मैं टेंडर मांग रहा था, कोटेशन था, मैंने भेज दी कोटेशन 70 रुपए की, अब वो भेजा 60 की, गवर्नमेंट किसको देगी? 60 को, सस्ते में काम कर रहा है। तो भाई मेरा तो गया, मैं तो भेज चुका हूँ 70, तो मैं उसकी सुनूंगा और उसकी चेंज 75 करके भेजूंगा, तो गवर्नमेंट को मेरी सबसे सस्ती लगेगी और गवर्नमेंट मुझे टेंडर दे देगी। तो इसे बोलते हैं पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग मतलब इंटरसेप्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी डेटा जा रहा था। एंड सबवर्सिव अटैक, इसमें क्या करते हैं? मैं 70 का क्या भेज चुका हूं? कोटेशन। तुम कितने की भेजना चाहते हो? 60 की। तो क्या कर सकता हूं? पिगी बैकिंग? नहीं, पिगी बैकिंग मुझे आती नहीं है। उसका कंप्यूटर डैमेज करवा दो, उसका कंप्यूटर हैंग कर दो, ना उसका कंप्यूटर काम करेगा और ना वो कोई डेटा भेज पाएगा, मैं जीत जाऊंगा, काम खत्म। आई बात समझ? चलो फिर एक बार फिर से पढ़ेंगे कौन कौन से डेटा लिस्ट। डेटा डिडलिंग, बॉम्ब, क्रिसमस, वॉर्म, राउंडिंग ऑफ, सलामी टेक्निक, ट्रैपडो, स्पूफिंग, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस पे कभी कभी सेपरेट क्वेश्चन आता है। डेटा लीकेज, वायर टैपिंग, पिगी बैकिंग, सर्वरसिव अटैक। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पढ़ चुके हैं। कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है प्लीज सब बोलेंगे। कंट्रोल मतलब पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर that are designed to provide reasonable assurance that organization's objective are achieved and undesired event either detected, prevented, corrected। तो कंट्रोल को हम सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि हमने कुछ सोचा, ऐसा करेंगे, फिर एक्चुअली में काम होता है और हम चेक करते हैं कि काम एक्चुअली में वैसा ही हो रहा है या नहीं। और अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म्स में याद करना हो तो क्या बोलेंगे? कंट्रोल क्या है? पॉलिसी है, प्रोसीजर है, प्रैक्टिस है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो कि इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए, एश्योर करता है कि अचीव हो जाए, और जो अनडिजायर्ड एक्टिविटी है या तो उसे प्रिवेंट कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। तो हम कहते हैं मेट्रो बड़ी कंट्रोल्ड है। क्यों? दिल्ली मेट्रो बड़ी कंट्रोल्ड है। क्यों? बिकॉज उन्होंने कुछ इस तरीके से पॉलिसी, इस तरीके से प्रोसीजर, कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि कोई भी बॉम्ब लेके दिल्ली मेट्रो के अंदर घुस नहीं सकता। बिकॉज हर एक एंट्री पॉइंट पे उन्होंने फुल प्रॉपर चेकअप लगा रखा है। हाँ हाँ हाँ। कोई भी मेट्रो के अंदर बिना टोकन के, बिना पैसे दिए मेट्रो में सवारी नहीं कर पाएगा, बिकॉज उन्होंने उसके लिए कैमरा लगा रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर रखे हैं। अगर कोई बिना टोकन के लगाता है तो पहली बात तो गेट ही नहीं खुलेगा। अरे बोलो हाँ। कोई गेट के नीचे से कूद के जाना चाहेगा तो कैमरे ने डिटेक्ट कर लिया और सिक्योरिटी गार्ड को बताएगा, सिक्योरिटी उसे धड़ दबोचेगा, पकड़ लेगा। तो हमने क्या कर लिया? प्रिवेंट कर लिया, डिटेक्ट कर दिया, और कोई करता भी ऐसी हरकतें तो उसे हम उसे करेक्ट भी कर देंगे। तो उसे हम बोले कंट्रोल है। कंट्रोल फिर हम आईटी के रिलेटेड में पढ़ते हैं। व्हाट इज आईटी कंट्रोल? जो आईटी के लिए काम करे, प्लीज लैंग्वेज पढ़ेंगे। अ स्टेटमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट या पर्पस टू बी अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल प्रोसीजर। कहां पे? आईटी डिपार्टमेंट में। तो उसे क्या बोलेंगे? आईटी कंट्रोल। अब आईटी कंट्रोल का बेसिक काम क्या है? वही, पहले तो ऑब्जेक्टिव का पता करो और फिर पता करो कि रिस्क जो आ रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव का अचीव में, उसे कैसे मिटिगेट, उसे कैसे खत्म किया जा सके। अब आईटी कंट्रोल में हम दो टाइप के कंट्रोल पढ़ते हैं। एक हम पढ़ेंगे आईटीजीएस जनरल कंट्रोल, और दूसरा हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। तो आईटी कंट्रोल्स में जनरल कंट्रोल क्या क्या कहते हैं कि भाई आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी किसकी? सिक्योरिटी की। आपका जो भी डेटा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है वो सिक्योर्ड मैनर में जाना चाहिए, इसकी पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। ये एक जनरल कंट्रोल है जो कोई भी कंपनी इसका यूज कर सकती है। पढ़ेंगे क्या लिखा है? आपको सेट ऑफ लॉज बनाने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस तरीके से एसेट्स या जहां पे भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखी हुई है वो कैसे मैनेज की जाए, कैसे प्रोटेक्ट की जाए और कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट में एक दूसरे के पास जाने के लिए। और ये कौन अप्रूव करेगा? सीनियर मैनेजमेंट। आपको रूल बनाने पड़ेंगे, कौन डेटा को एडमिनिस्टर करेगा, दिखेगा, कौन डेटा को एक्सेस करेगा और कौन डेटा को ऑथेंटिकेट करेगा। आपको इसके रूल्स बनाने पड़ेंगे, वरना कोई भी डेटा दिख जाएगा। इसके अलावा आपको सेपरेट क्या करना पड़ेगा? मतलब एसओडी होना चाहिए। एसओडी होना चाहिए क्या है? एक कंट्रोल, एक जनरल कंट्रोल है। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन और इंप्लीमेंटेशन के कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर कैसे खरीदोगे, सॉफ्टवेयर कहां से खरीदोगे, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करोगे, इसका एक फुल प्रोसीजर होना। जब भी मैं वर्ड बोलूं कंट्रोल, आपके दिमाग में डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या क्या? कि कोई पॉलिसी बनाओ, कोई प्रोसीजर बनाओ, कोई प्रैक्टिस पे काम करो, कोई स्ट्रक्चर बनाओ कि किस तरीके से काम होगा, और नहीं होगा तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे।
चेंज मैनेजमेंट, क्या कंपनी के सॉफ्टवेयर में बार-बार चेंजेस आएंगे? तो चेंज ऐसे ही कर दें, या प्रोसीजर होगा, पॉलिसी होगी जो हमें आश्वस्त करेगा कि चेंजेस अगर हो रहे हैं तो सही तरीके से हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। बैकअप, रिकवरी और बीसीपी का भी आपके पास प्लान होना चाहिए, यानी अगर एक सर्वर खराब हो जाए तो आपके पास ऑफ साइट पे एक और सर्वर अवेलेबल होना चाहिए। इसकी पॉलिसी बनाओ। कंट्रोल मतलब पॉलिसी, प्रैक्टिस, प्रोसीजर। सर प्रॉपर डेवलप करना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारी कंपनी में सॉफ्टवेयर में जब भी चेंजेस लाने हैं तो कैसे करेंगे, उसका क्या होना चाहिए? अरे बार बार वही बात, क्या होना चाहिए उसकी? पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, जो आश्वासन दे सके कि सही तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और इंप्लीमेंट डेवलप किया गया है। इसके अलावा सीआईए होना चाहिए। सीआईए मतलब डेटा उसी को दिखे जिसको दिखना चाहिए, डेटा वही अमेंड कर सके जिसके पास ऑथराइजेशन है, और डेटा उसी को अवेलेबल हो और उसी टाइम अवेलेबल हो जब वो देखना चाहता है। इंसिडेंट रिस्पांस और मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कुछ भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो मैनेजमेंट के पास पहले से क्या होने चाहिए? चार्ट ही कि इस इंसिडेंट से कैसे निपटेंगे, ट्वीट, टर्मिनेट, टॉलरेट, ट्रांसफर। हम मॉनिटर करेंगे टाइम टू टाइम क्या कि एप्लीकेशन ढंग से काम कर रहा है, सर्वर ढंग से काम कर रहा है, और ये भी चेक करेंगे कि हमने जो वेंडर्स के साथ एसएलएस बनाए थे, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वेंडर ने कहा था आपको इतना सामान भेजूंगा, पैसे आपसे 3 महीने बाद लूंगा, और हम पैसे उसे हर 2 महीने बाद दे देते हैं, वो बिकॉज वो हर 2 महीने बाद पैसे मांगना शुरू कर देता है। तो हमने एसएलए पढ़ा, और एसएलए पढ़ के क्या समझ आया, पैसे कब तक दे सकते हैं, और हम इसे 2 महीने में दे देते हैं, यानी 1 महीने का हमारा वर्किंग कैपिटल इफेक्ट हो रहा है। तो इसके पैसे कब देंगे? 3 महीने बाद। तो आप बार बार एसएलए को रिव्यू करते रहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या सर्विस उसने इंश्योर की थी और क्या क्या सर्विसेज वो ले रहा है या दे रहा है। आई बात समझ? इसके अलावा आप यूजर्स को बार बार क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे, क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए उनको मोटिवेट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कंपनी के अंदर एक पॉलिसी प्रोसीजर बनेगा जिसकी वजह से कंपनी का कंट्रोल बेहतर रहेगा। तो ये आईटीजीएस है, ये वर्ड समझ लेना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल क्या क्या है? पहला, सिक्योरिटी पॉलिसी, एडमिन कौन होगा, एक्सेस कौन करेगा, ऑथराइजेशन किसके पास होगी, इसी को क्या बोल सकते हैं? एसओडी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मैनेजमेंट ऑफ टर्म एंड एक्विजिशन एंड इंप्लीमेंटेशन, चेंज मैनेजमेंट, बैकअप, रिकवरी, बिजनेस क्वांटिटी, प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सीआईए, इंसिडेंट रिस्पांस एंड मैनेजमेंट। एप्लीकेशन को और सपोर्टिंग सिस्टम को बार बार मॉनिटर करेंगे, कहीं खराबी तो ठीक करेंगे। अगर एसएलए बने हैं सर्विस वेंडर के साथ तो वो बार चेक करेंगे उसने क्या वादा किया था, कितना निभा रहा है, तो दैट हम उसे कह सके देख एसएलए में ये लिखा है, देखो ये भी काम करना है। लास्ट, यूजर को ट्रेन करेंगे, क्वालिफिकेशन ऑपरेशन पर्सन्स पे काम करेंगे। एप्लीकेशन एरियाज, एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं? सो एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब एक ऐसा कंट्रोल वो इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया एप्लीकेशंस के अंदर कि प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके, करेक्ट कर सके। किसको? एरर्स को। कुछ एग्जांपल्स बताना। डेटा एडिट्स, business function, balancing of process control, transaction loggings, error reporting and exception reporting. फॉर्म भरते भरते कुछ छूट गया, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। फॉर्म भरते भरते कुछ गलत लिख दिया तो अपने आप उसको रेक्टिफाई करना। ये सारे काम अगर हमने एप्लीकेशन के अंदर डाले हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? तो ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। हाँ, तो इसका डिटेल वर्जन हम कहाँ पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों लगाया जाता है? कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट क्यों होता है? इंटरनल कंट्रोल क्यों करते हैं? ताकि हेल्प मिल सके, इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। ऑडिटर होगा तो हर इंसान डरेगा, डरेगा तो काम तमीज से करेगा, तो इससे हमारा इफेक्टिव हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। क्या? बिजनेस प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। अगर इंटरनल कंट्रोल होगा तो हेल्प मिलेगी ये इंश्योर करने की कि इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफआर, यही ना आपका फ्यूचर में जब सीए फाइनल पहुंचोगे तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? अकाउंट्स का नाम क्या होगा? एफआर। तो यही चेक करें कि इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेहतर हो सकती है किससे? इंटरनल कंट्रोल मतलब इंटरनल ऑडिट। अरे बोलो हाँ। इसके अलावा असिस्टेंस मिलेगी किस चीज में? इंटरनल कंट्रोल क्या चेक करेगा कि भाई आपकी जो बैलेंस शीट है वो एज पर एएस एससी के अकॉर्डिंगली बनी है, या ऑडिटर को कहा जाएगा कि भाई आपको ऑडिट ऐसे ही चेक करना है। एंड सेफगार्डिंग हो जाएगी किसकी? यानी एसेट्स, डेटा कैन आल्सो बी एन एसेट। तो डेटा सेफगार्ड है, डेटा में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता बिकॉज हमारी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल था। इसको सिर्फ सीने बनेगा और सीने ने किया नहीं है।
सिर्फ सीने के पास ही पासवर्ड है, कोई एरर वगैरह इसमें चेंजेस ला नहीं सकता, तो हमें एश्योरेंस मिल गया क्या कि डेटा कैसा है। फिर से इंटरनल कंट्रोल से क्या क्या फायदा है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है कि इंटरनल एक्सटर्नल कोडिंग ठीक बनी होगी, असिस्ट करता है कि जो भी काम हो रहा है वो एज पर लॉ एज पर रेगुलेशंस हो रहा है, एंड हेल्प करता है सेफगार्ड करने में एसेट्स और एंटिटी को। इसके अलावा ऐसे 315 के अकॉर्डिंगली हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़ने, जो मैं यहाँ नहीं थोड़ा नीचे पढ़ाऊंगा। पहला क्या काम? कंट्रोल एक्टिविटी, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। यहाँ नहीं पढ़ा मैंने, वो मैं अभी नीचे पढ़ाऊंगा। तो अभी हम सीधे आते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट। अगर आप इंटरनल कंट्रोल लगाना चाह रहे हो, क्यों लगाना चाह रहे थे आप? फैसिलिटेट कर पाए इफेक्टिव और एफिशिएंट, बोलेंगे बेटा हेल्प कर पाए ताकि रिलायबल इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बने, असिस्ट कर पाए कि एज पर लॉ एज पर रेगुलेशन काम हो रहा है, सेफगार्ड, ये हम लाना चाह रहे थे। इसलिए हम क्या लाना चाह रहे थे? इंटरनल कंट्रोल। लेकिन ला नहीं पाएंगे, क्यों? कॉस्टली बहुत है। हम इंटरनल कंट्रोल लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिस्क पता होंगे, तभी तो कंट्रोल लाओगे। और अनयूजुअल नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके रिस्क पता ही नहीं। हम सिर्फ वो नहीं रिस्क पे कंट्रोल ला सकते हैं जो रिस्क पता है, और जो रिस्क ही नहीं पता, तो अनयूजुअल नेचर टाइप के रिस्क हमें पता नहीं, तो हम उसका कंट्रोल भी नहीं ला पाएंगे। तो कंट्रोल लाने का फायदा क्या है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आपने की थी, काम बांटा था, वो आपस में मिल जाए और कंट्रोल की बैंड बजा दें। बोलो हाँ। इसके अलावा सर ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है एक्सरसाइज करने के लिए, वो अपनी पावर का मिसयूज कर ले, या फिर मैनेजमेंट भी क्या कर सकती है? मैनिपुलेशन कर सकती है। जो रिजल्ट आया उसको फिर छेड़खानी कर देगी, फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे मैनेजमेंट का। आई बात समझ? चलो, ईआरएम। ईआरएम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एक डिपार्टमेंट के रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, एज अ होल कंपनी के रिस्क को मैनेज कर रहे हैं एज अ होल। डेफिनेशन क्या है? ईआरएम क्या है? एक प्रोसेस है जो कहां लगता है, लगाता कौन है हमें पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। लेकिन लगता कहां है? सर स्ट्रेटेजी को बनाते समय ए डिपार्टमेंट या अक्रॉस द एंटरप्राइज? अक्रॉस द एंटरप्राइज। तो सर ईआरएम एक प्रोसेस है जो डिजाइन किया गया है कुछ इस तरीके से कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या पोटेंशियल इवेंट जो अफेक्ट कर सकते थे एंटिटी को, सो दैट आप क्या कर सको? मैनेज कर सको रिस्क को। कहां तक? रिस्क एपेटाइट तक। रिस्क एपेटाइट मतलब रेसिडुअल रिस्क, इतना रिस्क झेलने की हमारी क्षमता है, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। बोलेंगे व्हाट इज ईआरएम? ईआरएम इज अ प्रोसेस, कहां अप्लाई होता है? स्ट्रेटेजिक सेटिंग एंड अक्रॉस द एंटरप्राइज। ये डिजाइन किया गया है कुछ इस तरीके से कि आइडेंटिफाई करेगा कि क्या पोटेंशियल रिस्क हैं, सो दैट हम क्या कर सकें? हम उस रिस्क को मैनेज कर सकें। कहां तक? रिस्क एपेटाइट तक। क्यों? तो गिव रीजनेबल एश्योरेंस कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। ईआरएम अगर लाना चाहते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सर आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली बनेगी। हमने ऊपर ही पढ़ लिया, जो हम रिस्क बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? कहां डाल देंगे उस रिस्क, कहां डाल देंगे उस ईआरएम को? रिस्क स्ट्रेटेजी सेटिंग। स्ट्रेटेजी बनाते समय ही हम ईआरएम उसमें इन्वॉल्व कर देंगे। देखो ये स्ट्रेटेजी है, तो सुनो ये रिस्क है, तो रिस्क के अकॉर्डिंगली क्या बनाना? स्ट्रेटेजी। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी बनी वो कैसे बनी? अलाइंड हो गई किसके साथ? रिस्क एपेटाइट के साथ। अगर आप ईआरएम पे काम करेंगे तो आपको पता है क्या रिस्क है, सो दैट यू कैन रिलेट इट विद रिटर्न एंड ग्रोथ। अगर ईआरएम पे काम कर रहे हो तो आपको पता है क्या रिस्क हो सकते हैं, रिस्क होंगे पता, तो आप रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन क्या क्या होते हैं? 4T, टॉलरेट, ट्वीट, टर्मिनेट, ट्रांसफर। ये क्या हो जाएगा? कम या बढ़ जाएगा? एनहेंस हो जाएगा रिस्क का रिस्पॉन्स डिसीजन, बिकॉज आपके पास पहले से आपको रिस्क पता होंगे। अगर पहले से रिस्क पता है, रिस्क रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, तो सरप्राइजेस आएंगे, तो मिनिमाइज हो जाएंगे ऑपरेशन सरप्राइजेस, ऑपरेशन लॉसेस। अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क क्या है, बिकॉज आप ईआरएम पे काम कर रहे हो। और अगर आपको रिस्क पता चल गया तो आप प्रोवाइड कर पाओगे इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स फॉर अ मल्टीपल रिस्क, कि अलग अलग डिपार्टमेंट में ये रिस्क आ रहे हैं, उसका कॉमन सॉल्यूशन ये है जो पूरे के पूरे सारे डिपार्टमेंट के रिस्क को खत्म कर देगा। इससे आपको क्या मिलेगा? सीज अपॉर्चुनिटी, और आप उसी हिसाब से कैपिटल को एलोकेट करेंगे। तो बेनिफिट्स क्या है फिर से बोलेंगे। पहला, अलाइंग हो गया रिस्क एपेटाइट विद स्ट्रेटेजी, लिंक कर दिया ग्रोथ, रिस्क एंड रिटर्न को,
एनहेंस हो गया रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन, मिनिमाइज हो जाएंगे ऑपरेशनल एंड लॉसेस, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क, सो डेट प्रोवाइड कर पाएंगे उनको इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सेज टू मल्टीपल रिस्क, सीज करेंगे अपॉर्चुनिटी को, रैशनलाइज करेंगे कैपिटल। रैशनलाइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? इंप्रूव करना है कैपिटल एलोकेशन को। तो ईआरएम का फ्रेमवर्क क्या है? अब यहाँ पे आ गए 8 कंपोनेंट्स जो हमने यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल में भी मिस किए थे, वो नीचे ही आ गए। अगर हम ईआरएम पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या होने वाला है? सर कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट कंसीडर करेंगे और यहां से हमें ये पता चलेगा कि कंपनी वाले लोग रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कंपनी वाले लोग रिस्क को कंट्रोल को किस तरह के नजरिए से देखते हैं? क्या वो डेटा के नजरिए से देख रहे हैं? क्या वो बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी के नजरिए से देख रहे हैं? अभी हमने पढ़े थे 3 टाइप के रिस्क, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क। वो कौन सा रिस्क देख रहे हैं? अगर बिजनेस भी देख रहे हैं तो कौन सा? स्ट्रेटेजिक रिस्क देख रहे हैं, रेगुलेटरी रिस्क देख रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्क देख रहे हैं, कौन सा रिस्क देख रहे हैं? तो हमें इंटरनल एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा, जिससे हमें क्या आइडिया मिलेगा कि कंपनी का रिस्क देखने का नजरिया क्या है। जब हम वो समझ जाएंगे तो हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे ताकि ताकि हम सपोर्ट कर सकें, अलाइन कर सकें कंपनी के मिशन और विजन को और रिस्क को एपेटाइट झेलने की क्षमता तक उसको ला सकें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कौन कौन से इवेंट हैं जो रिस्क जनरेट कर सकते हैं या अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम ईआरएम पढ़ रहे हैं तो मोस्टली किस पे फोकस करेंगे? रिस्क को कम करने पे। अपॉर्चुनिटी की बात है कम होगी, तो हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया तो सही, इवेंट को आइडेंटिफाई किया, इवेंट से हमें क्या पता चला? रिस्क। रिस्क पता चला तो क्या करेंगे? कैसे कैसे कर सकते हैं? अवॉइड करके, एक्सेप्ट करके, रिड्यूस करके, शेयर करके। उस रिस्क को कर लिया तो क्या करेंगे? कंट्रोल एक्टिविटी। कंट्रोल में जैसी वर्ड आता है हमें क्या पता होना चाहिए? पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। पता है ना ऐसा कुछ? आई नो फास्ट हो रहा है, बट ये फास्ट इसीलिए हो रहा है बिकॉज मुझे लगता है कि आपको ये सब पढ़ के आए थे, नहीं तो कोई सो गई फिर क्लास में, कुछ होना नहीं है। लास्ट क्या? ये अपने पास तक रखें, हर एम्प्लॉय को बता दें हम ऐसे रिस्क पे ऐसा काम करेंगे, ये अपने पास तक रखें। एम्प्लॉय पासवर्ड चेंज करना, एम्प्लॉय पासवर्ड चेंज करना, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन सबको क्या करनी है? कम्युनिकेट। और आप बार बार क्या करेंगे? ये कैसा टास्क है? इटरेटिव प्रोसेस चलता ही रहेगा। फिर से अगर ईआरएम लाए तो ईआरएम के 8 फ्रेमवर्क प्रोसेस क्या क्या है? पहला, इंटरनल एनवायरनमेंट को देखना, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद इवेंट को आइडेंटिफाई करना, इवेंट से पता चलता है रिस्क, अपॉर्चुनिटी। रिस्क अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो रिस्क को असेस करेंगे, असेस करने के बाद रिस्क को रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स करने के बाद कंट्रोल मेजर्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, वो अपने दिमाग में रखेंगे, कंपनी के हर एम्प्लॉय को बांट देंगे। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, उसको चेक करेंगे काम एक्चुअली में वैसा हो भी रहा है या नहीं। यही बातें कंट्रोल में आ जाती हैं। बोलो हाँ। कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। सेम चीजें वहां 8 है या 5 है। तो अगर आपसे ऐसे पूछे कि ऐसे 315 बताओ इंटरनल कंट्रोल, तो ये 5 लिख के आना। ईआरएम के फ्रेमवर्क 8 लिख के आना। सर सेक्शन 134 क्या कहता है? सेक्शन 134 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट में कहना पड़ता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बड़े औसम है, हमारी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है। लेकिन 143 में ऑडिटर क्या कहता है कि बेशक जो कंपनी कह रही है कि कंपनी के पास इंटरनल कंट्रोल है, क्या वो एडिक्वेट मात्रा में है या नहीं है। तो 143 में ऑडिटर क्या चेक करता है कि बीओडी ने क्या कहा, वो है भी या नहीं है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि हमारी कंपनी में एम्प्लॉय हर 3 महीने में अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, अच्छी पॉलिसी गंदी पॉलिसी? कंट्रोल बेहतर है, हर 3 महीने पासवर्ड चेंज हो रहा है, हैकर हैक नहीं कर पाएगा, दिस इज अ पॉलिसी। बोलो हाँ। तो ऑडिटर चेक कर रहा है, हाँ भाई ये लास्ट पासवर्ड कब चेक किया था? एक सेकंड रुको, मैं देख लेता हूँ। 12 महीने पहले। तो ऑडिटर ने क्या बताया कि बीओडी जो तुम पॉलिसी बना के बैठे हो ये एक्चुअली में काम नहीं कर रही है, इसी के बेसिस पे वो रिपोर्टिंग करेगा। आई बात समझ? अगर सब कुछ बेहतर है इंटरनल कंट्रोल तो ऑडिट ज्यादा होगा कम? और इंटरनल कंट्रोल बहुत बेकार है और ऑडिट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ। कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, ऑडिटर कम काम करेगा तो ऑडिट का रिस्क बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। ये आपको ऑडिट के टीचर बता देंगे कि जब आप काम ही कम कर रहे हो तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। और अगर कंट्रोल बहुत खराब है तो आप सब कुछ चेक करोगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ऑडिट में पढ़ने को मिलेंगी, हम यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जा रहे। हमने यहाँ बस ये जाना कि 134 क्या बोलता है
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ बताता है कि इंटरनल कंट्रोल है, और 143 में ऑडिटर क्या बताता है, ये जो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा है। आईटेक पढ़ा, आईटेक के एडवांटेज क्या है, कई बार 4 मार्क का 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आईडी एक्ट आने से कंपनी को क्या फायदा हुआ है? पहला फायदा सर, ईमेल अब क्या हो चुका है, एक वैलिड और लीगल कम्युनिकेशन माना जाता है। इसके अलावा कंपनी अब क्या कर सकती है, ई कॉमर्स कर सकती है, बिकॉज ई कॉमर्स के बहुत अच्छे अच्छे लॉज आ गए हैं आईटी एक्ट में। अब हम किसी कस्टमर के ऊपर केस कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे बिकॉज आईटी एक्ट इतना अच्छा लॉ नहीं ड्राफ्टेड था। तीसरा, अब डिजिटल सिग्नेचर को एक लीगल सिग्नेचर माना जाता है, और डिजिटल सिग्नेचर करने मतलब डॉक्यूमेंट वैलिड है। इसके अलावा गवर्नमेंट अब क्या इशू कर सकती है, नोटिफिकेशन, किसमें, वेब पे डाल के, एंड कंपनी फाइल कर सकती है ई फॉर्म। कंपनीज एक्ट में अलाउ हो गया। ऐसा क्यों अलाउ हो गया, बिकॉज आईटेक ने कहा कि ई फॉर्म भी कर दो तो हम उसे वैलिड फॉर्म मानेंगे। हाँ, इवन आज के टाइम पे हमने पढ़ा हो कंपनीज एक्ट में नोटिस भी कैसे जाता है, ईमेल जाता है, तो वो 21 दिन बाद तो पंगा ही खत्म हो गया। अब सेक्शन 20 की तो कोई औकात ही खत्म हो गई। सेक्शन 20 क्या कहता था कि आप जो भी ईमेल भेज रहे हो, आप जो भी चिट्ठी भेज रहे हो, हम मान लेंगे 2 दिन में पहुंच गई होगी, और फिर वही क्वेश्चन आते थे, बता कितने दिन के अंदर चिट्ठी पहुंची कि नहीं पहुंची। अभी सिस्टम ही खत्म, बिकॉज डेटा किस पे जा रहे हैं, अभी भेजा अभी पहुंच गया। ओके, कंपनी रिलेटेड, कंपनी को कंप्यूटर रिलेटेड क्या क्या ऑफेंसेस देखने को मिल सकते हैं, हरेसमेंट हो सकता है, साइबर क्राइम के थ्रू बोलो हाँ, ईमेल अकाउंट हैक हो सकता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो सकता है, वेब कोई डिफेस कर सकता है, इंट्रोडक्शन वायरस ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर सकता है, साइबर टेररिज्म कर सकता है, ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल, साइबर पोर्नोग्राफी, फिशिंग, ईमेलिंग, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा, सोर्स कोड थेफ्ट, ये सब हो सकते हैं। ये सब क्या है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। जब एक कंपनी कह रहा हूं सॉरी, जब एक गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट बनाया तो क्या सोच के बनाया होगा, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी जो कि आईटेक के अंदर थे। तो पहले तो आईटेक ने डिफाइन की बहुत सारी बातें कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, तो बहुत सारी चीजों को डिफाइन किया कि हम इन चीजों के अकॉर्डिंगली लॉ बना रहे हैं और इन चीजों का मतलब ये होता है। इसके अलावा उन्होंने क्रिएट की क्या, और डिक्लेयर किया कि कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एज अ प्रोटेक्टेड सिस्टम होना चाहिए। जो भी इसको तोड़ेगा, जो भी कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी को तोड़ेगा, उसके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। और सेटअप किया उन्होंने हियरार्की कि ये सब पंगा ये देखेगा, ये सब पंगा ये देखेगा, और ये सब पंगा ये देखेगा, तो दैट बेहतर तरीके से आईटी एक्ट को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट किया जा सके। हाँ, इसके अलावा हमने कुछ सेक्शंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे, तो सेक्शन 43 क्या कहता है, अगर कोई भी इंसान बिना ओनर की परमिशन के क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, वायरस इंसर्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आप जो कंप्यूटर से देखना चाह रहे हो वो देख नहीं पा रहे बिकॉज डिनायल ऑफ एक्सेस हो रहा है। असिस्ट कर रहा है किसी को, मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने किसी को चाबी दे दी थी जिसकी वजह से कंप्यूटर रूम के अंदर घुस के ऐसी हरकतें कर पाया। तो चार्जेस कर रहा है, जो सर्विस अवेल कर रहा है उसके पैसे ले रहा है, टेम्पर कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिलीट कर रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैं कंप्यूटर के अंदर थी, या स्टील कर रहा है, कंसील कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है, तो भैया ही शैल बी पनिशेबल। जितने का उसको नुकसान हुआ आपको उसका उतना पैसा देना पड़ेगा। 43 ये क्या कहता है, सुनते यह समझ आना चाहिए, एसपीडीआई, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने आपसे पजेस किया, डील किया, हैंडल कर रहा है, कैसा, सेंसिटिव पर्सन। अगर सेंसिटिव पर्सन डेटा होता क्या है, आपका घर का एड्रेस सेंसिटिव डेटा है, आपका मोबाइल फोन वो कहीं से भी अवेलेबल हो जाता है। तो सेंसिटिव होता क्या है, बायोमेट्रिक साइंस, आपका पासवर्ड, पिन, ओटीपी, ये सब क्या है, सेंसिटिव। तो ये अगर किसी कंपनी के, तो आईसी ने क्या, आईजीपी ने क्या लिया आपसे, थंब इंप्रेशन, आधार नंबर, तो सेंसिटिव डेटा है। और अगर आईजीपी ने इसका मिसयूज किया तो एज पर सेक्शन 43 लायबल हो जाएंगे टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन द पर्सन सो अफेक्टेड। सेक्शन 65 क्या कहता है, अगर आपने सोर्स कोड चुराया, स्पेशली वर्ड है क्या, सोर्स कोड। अगर आपने, सोर्स कोड क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कमांड, एक ऐसा डिजाइन, एक लेआउट ऑफ प्रोग्राम जिसके बेसिस पे कंपनी का सॉफ्टवेयर चलता है। तो ओला कैब का कोई एल्गोरिदम होगी, तो एल्गोरिदम को हम क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। अगर आपने एल्गोरिदम ही चुरा ली तो फिर ओला के पास कुछ भी स्पेशल स्किल्स नहीं बचे, फिर तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता फिरेगा। तो अगर आपने ऐसा किया तो कितने की पेनल्टी है, मैक्स टू मैक्स 2 लाख, या फिर जेल भी जा सकते हो 3 साल तक, या दोनों। सेक्शन 66, कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी ऑफेंस किया, और वो कहां पड़ा था, सेक्शन नंबर 43 में। अगर ऐसा कुछ भी किया तो सर 5 लाख तक की पेनल्टी है, 3 साल तक की जेल है, या बोथ है। सेक्शन 66 बी, अगर आप किसी का कंप्यूटर रख रहे हो,
चोरी किया हुआ, आपको पता है ये कंप्यूटर कैसा है, चोरी किया हुआ, तो आप सेक्शन 66 बी में फंसोगे। लायबिलिटी कितनी, 3 साल तक की जेल, 1 लाख का पैसा या बोथ। अगर आपने किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट की है, और यहां वर्ड क्या आना चाहिए, फिशिंग, स्पूफिंग, अरे बोलो हाँ, क्या स्पूफिंग एक क्राइम है? नहीं, स्पूफिंग मतलब है किसी की आइडेंटिटी बस चुराना, उस चुरा के उसका पैसा निकालना, साइबर क्राइम करना, वो कहलाता है फिशिंग। फिशिंग एक बड़ी टर्म है, स्पूफिंग उसका एक सबसेट है। तो फिशिंग अगर आप कर रहे हो तो आपने किसी की आइडेंटिटी का यूज किया है और यूज करके मिसयूज किया है, तो सर 3 साल तक की जेल, 1 लाख, बोथ है यहाँ पे, बोथ नहीं है। सर अगर आप किसी की पर्सोनेट करते हो, चीटिंग करते हो, सोर्स कोड चुराते हो, पेनल्टीज। फिर इसमें ये सब प्राइवेसी के पेनल्टीज, फिर हम इसमें सीधे आते हैं साइबर टेररिज्म। अगर कोई साइबर टेररिज्म फैला रहा है तो इसमें एक स्पेशल वर्ड है, वो क्या है कि अगर आप देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी को थ्रेट करते हो, कैसे कैसे, कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा, या फिर आपने जो ऑथराइजेशन थी उसको उसके औकात के ऊपर जाके ऑथराइज एक्टिविटी अचीव कर ली, या फिर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कंप्यूटर कंटामिनेशन, या फिर मोदी जी की कोई अश्लील फोटो लगा दिया आपने किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो देश के लिए क्या है, एक खतरा। और ऐसे केस में जेल कितने साल की होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अरे बोलो हाँ, ठीक है। सेक्शन 67 क्या कहता है सर, अगर आपने किसी को ओब्सीन मटेरियल भेजा, जोक गंदा वाला, ठीक है, तो पनिश फॉर फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार पकड़े जाने पे कितने रुपए का नुकसान, कितना जेल, 3 साल की जेल और 5 साल 5 लाख का, दूसरी बारी में जेल 5 साल की, 10 लाख का पेनल्टी। सर अगर आपने किसी को पब्लिश किया है या फिर भेजा है, क्या कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्टिविटी लाइक पॉर्न भेज दिया आपने उसको, ठीक है, कोई गंदी फोटो भेज दी, तो सेम, पहली बार पकड़े जाने पे और दूसरी बार पे 10 लाख। हाँ हाँ हाँ, अगर तो इसमें सबसे खतरनाक क्या है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, तो अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी कर रहे हो तो पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अरे बोलो हाँ, पहली बार पकड़े जाने पे 5 साल, 10 लाख की पेनल्टी, दूसरी बार पकड़े जाने पे 7 साल की जेल और 10 लाख की पेनल्टी, ठीक। ये कुछ सेक्शंस हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। हमने इस रिवीजन में 2 चीजें नहीं देखी, कौन कौन सी, एक तो फ्लो चार्ट और डीएफडी, और दूसरा रिस्क एंड कंट्रोल ऑफ डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस। हाँ हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, चाओ। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन कह रहा हूं, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां 2 घंटे का रिवीजन है, ये 1 घंटे का रिवीजन है, वो 2 घंटे का रिवीजन है, यानी उस रिवीजन में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो घर से रिवाइज नहीं करके है तो वो देखना, फिर ये देखना, घर से रिवाइज करके है तो ये देख के काम हो सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड बनाई जा रही है ताकि एग्जाम में 5 घंटे के अंदर आप 5 चैप्टर रिवाइज कर सको और नेक्स्ट डे बैठ के पढ़ाई कर सको, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।